मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को। मॉर्निंग बेटा। ललिता कुछ कह रहे थे आप? नहीं सर, मैं कुछ नहीं कह रही थी, ये बस बाय चांस मेरा ऑन रह गया था स्पीकर, सॉरी। अच्छा अच्छा। जी जी। और पिछली क्लास का समझ में आया मनीषा वाल्मीकि? सर लास्ट सैटरडे तो नहीं लिया था ना आपने क्लास? हाँ, पिछले संडे नहीं ले पाया था हाँ बेटा। हाँ हाँ। तो थोड़ा सा इसके मैं पहले का बिजी। तो है। हाँ, बिजी था बेटा किसी काम में। जो पिछले अच्छा। से पिछली क्लास थी उसमें। हाँ। अच्छा। पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था बेटा, कोई बताएगा? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें डिस्कस की थी हमने? सर पांचों टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हमने क्लियर किया था। हाँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसीज। तो शॉर्ट में एक बार वेद व्यास बताओगे बेटा, इंडेमनिटी क्या होता था और प्लेज क्या होता था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन हम्म। वेयर वन पर्सन एश्योर or give guarantee or हम्म। indemnity for any losses तो इंडेमनिटी and अगर their हम करें तो बेटा क्या हो सकता है इंडेमनिटी आपका? अपना क्या हो सकता है? इंडेमनिटी अगर बात करें हम तो इंडेमनिटी क्या हो सकता है बेटा? इंडेमनिटी गारंटी के लिए होता था। इंडेमनिटी बेटा बेसिकली आपका इंश्योरेंस के लिए होता था। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस यस। हाँ, इंश्योरेंस के इंश्योरेंस के लिए होता था। लिए फिर गारंटी में कितने पार्टनर होते थे बेटा? तीन होते हैं सर उसमें, गारंटी में। अच्छा, सगुफा एक वॉइस आ रही है बेटा आपको? यस सर। तो बेटा गारंटी में कितने पार्टीज होते थे? हमने पिछली क्लास में स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। सर तीन, एक जो गारंटी देता है, हाँ। सेकंड जिसको गारंटी सिक्योरिटी। मिलती है, और थर्ड जो सर क्या इट्स बोलते सिक्योरिटी लेता है। क्रेडिटर डेटर और श्योरिटी। प्रिंसिपल डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड श्योरिटी। हम्म। वेरी गुड। इसके बाद बेटा एजेंसी क्या होता है? व्हाट इज एजेंसी? हमने एजेंसी में कितने पार्टनर होते थे? बताओ बेटा, एजेंसी हमने सर पिछली क्लास में पढ़ा था। पार्टनर कई हो सकते हैं, लेकिन एक तो प्रिंसिपल रहेगा और दूसरा एजेंट रहेगा सर, मेनली दो रहेगा। बट एजेंसी वेरी में गुड। कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं, देयर इज नो सर लिमिटेशन। एजेंसी में एक तो एक्सप्रेस और दूसरा इम्प्लॉयड है। सर एजेंसी पर्पस ये है कि आप किसी को एज एन एजेंट जब अपॉइंट करते हो अपने बिहाफ पे काम कराने के लिए, और इसके टाइप 6 होते हैं अलग अलग तरह के। इम्प्लाइड, एक्सप्रेस आ गया, बाय वर्ड्स, वेदर स्पोकन और रिटर्न, और लिख के देना, ये सारा कुछ इसमें है। वेरी गुड। इसके बाद देखो, एजेंट में हमने बेटा एक सब एजेंट और एक सब्स्टिट्यूटेड एजेंट लास्ट पढ़ा था। उसमें कोई बताएगा मुझे क्या था? सब एजेंट इज अपॉइंटेड बाय एजेंट, but हम्म। substitute agent is not appointed by agent. It is हम्म। direct control of principal. हाँ, वेरी गुड। सब एजेंट जो है उसकी लाइबिलिटी एजेंट के लिए होता है, और सब्स्टिट्यूट एजेंट की लाइबिलिटी जो है प्रिंसिपल के लिए होता है। हम्म। तो बेटा मैंने आप सबको कोर्स के बारे में बता ही दिया था कि आपके कोर्स में क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है। आपके एलएलबी सेकेंड ईयर में हमने डिस्कस किया था बेटा कि आपका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, देखेंगे हम। एक मिनट। आप सबके गुड पास आफ्टरनून सर। पहुंच गया होगा बेटा। गुड आफ्टरनून वाल्मीकि। आज आए नहीं बेटा आप? आज सर कह भी रहे थे थोड़ा आने के लिए।
मैं बुक कलेक्शन के लिए आने वाला था, बट आई वाज नॉट श्योर कि आप आओगे आज, तो इसलिए नहीं है, बट नेक्स्ट संडे आई विल कम बिकॉज मेरे को बुक्स भी लेने हैं। बेटा थोड़ा नेक्स्ट संडे में अवेलेबल नहीं रहूंगा, अगर आना तो फरवरी में ही आना सीधा आप, ठीक है? ठीक है नेक्स्ट सर, ओके। मैं नेक्स्ट एक बार संडे बीच में पे, आके बुक्स ले लूंगा। ठीक ठीक है ठीक है। वैसे भी मेरे नोट सफिशिएंट है, आपने ये फर्स्ट ईयर में नोटिस कर ही लिया होगा बेटा, ठीक है? तो क्या नेक्स्ट संडे क्लास नहीं होगी क्या हमारी? होगी होगी, पर मैं एकेडमी में नहीं क्लास तो लूंगा, क्या ऑनलाइन चीज का अवेलेबल नहीं रहेगा ऑनलाइन जी। ऑनलाइन ऑनलाइन लूंगा, ऑनलाइन, ठीक है? नेक्स्ट संडे, और वो ये रिपब्लिक डे वाले दिन मैम ने बताया होगा आप लोगों को, ठीक है, क्लास के लिए। तो देखो आप, अब जैसे अगर मैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं बेटा, आपके जो सिलेबस में है दे रखा है, ये सब पहुंच गया है ना वेद व्यास आपके पास, एलएलबी सेकंड ईयर हाँ का? मिल गया सर, यस सर, यस सर, मिल गया ना, ठीक है। देखो आप, मिल गया। जो ये है आपका, हमने सिलेबस के बारे में पढ़ा था, तो सिलेबस में आपका पहले डिस्कस कर लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है आपका टॉपिक। तो सबसे पहले जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें 5 चीजें हमने डिस्कस की थी। वैसे आपके कोर्स में 4 चीजें थी, पर मैंने 5वां प्लेज करवा लिया। तो हमने एक इंडेमनिटी पढ़ा था। इंडेमनिटी आपका किसके लिए होता था? आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता था। गारंटी क्या होता था? गारंटी देने के लिए, जिसमें डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी आते थे। फिर आपका बेलमेंट और प्लेज आता था। अब ये बेलमेंट प्लेज क्या होता था? बेलमेंट क्या होता था? जिसमें कोई मॉनेटरी टर्म इन्वॉल्व नहीं होती थी, जो ग्रेटिचुअस और नॉन ग्रेटिचुअस होती थी। बट प्लेज में क्या होता था? प्लेज में आपका एक मॉनेटरी टर्म इन्वॉल्व हो जाती थी, मॉनेटरी यानी कि आपका ऑब्लिगेशन हो जाता था। इसके बाद हमने एजेंसी पढ़ा था। तो बेटा आज की जो क्लास रहेगी वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे रहेगी और पार्टनरशिप एक्ट 1932 पे रहेगा, ठीक है? क्लियर है ये चीज? ये तो जो पेपर का पैटर्न है, एक बार मैं पेपर के पैटर्न के डिस्कस भी कर देता हूं बेटा। जो आपका कोर्स है ये भी आपके पास पहुंच गया था, एलएलबी फर्स्ट ईयर में आप बच्चों ने ये सब कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना? अब आप बच्चे सेकंड ईयर में आए हैं, तो सेकंड ईयर में जो बुकें आप पढ़ेंगे वो ये पढ़ें। तो मैंने जो सबसे पहले स्टार्ट किया वो एलएलबी फर्स्ट ईयर वाला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को ही स्टार्ट किया, क्योंकि वो थोड़ा आसान है। अगर मैं बात करूं बेटा, तो जो जैसे ज्यूरिप्रूडेंस आपका लीगल थ्योरी है, वो थोड़ा सा ज्यादा ही, अगर मैं कहूँ तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसमें हम क्या कोशिश करेंगे कि सबसे लास्ट में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम वो कॉन्सेप्ट करेंगे जो जल्दी जल्दी हो रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, सीआरपीसी जो पेपर 2 है वो बीएनएसएस कर दिया गया है। इसके बाद प्रॉपर्टी लॉ तो सेम रहेगा। तो सबसे पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट 2 कराऊंगा, फिर प्रॉपर्टी लॉ कराऊंगा, ठीक है? फिर लॉ ऑफ एविडेंस को बीएसए कर दिया गया है। सिविल प्रोसीजर कोड आपका सेम है, ठीक है? इसके बाद देखो, इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूट छोटा सा है, वो 2 क्लासों में कंप्लीट होता है, तो ज्यादा बड़ा नहीं। फिर जो पेपर 8 है वो मैं टैक्सेशन लॉ कराऊंगा। मैंने हर बार, हर साल, हर 4 साल में इधर टैक्सेशन लॉ ही करवाया है, ठीक है? टैक्सेशन लॉ में काफी अच्छा रिजल्ट, मेरिटियस रिजल्ट आया बच्चों का। बैक किसी की नहीं आई है। मेरे ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखिए आप बच्चे, आप टैक्सेशन लॉ ही करके जाना, ठीक है? इजी पेपर आता है, कठिन नहीं आएगा। अगर पेपर की बात करूं, जो अभी एलएलबी थर्ड ईयर में बच्चे, उन्होंने मुझे कहा था सर, जो सीआरपीसी का पेपर था ना, सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी बीएनएसएस, बीएनएसएस चेंज कर दिया गया है, ये थोड़ा कठिन है, ठीक है? क्लियर है बेटा? वेद व्यास, सगुफा, जी वाल्मीकि, जी ललिता, क्लियर है सर। है Yes, सर। sir. सौरभ क्लियर है बेटा आपको? सगुफा क्लियर है बेटा आपको? यस सर सर। क्लियर है। ठीक है ना? तो देखो स्टार्ट करते हैं बेटा हम अपनी क्लास को, ठीक है? तो आपके पास नोट्स आ गए होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, ये कुछ 80 पेजेस के हैं, तो सेकंड ईयर में नोट्स काफी बड़े बड़े रहेंगे आपके।
थोड़े इजी इजी नहीं रहेंगे। हमने पिछली क्लास में एजेंट तक कंप्लीट कर दिया था। मैं आज की क्लास में सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हैं। गुड्स एक्ट के बारे में बताते हैं, जो आप बच्चों ने शायद ग्रेजुएशन टाइम पीरियड में सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ लिया हो, ठीक है। तो सबसे पहले आता है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर मैं बात करूं कोई भी लॉ बनता है तो लॉ के जो एनफोर्समेंट डेटा इम्प्लीमेंट, ये बाइक बेटा माइक म्यूट कर लेंगे आप सौरभ, ठीक है। तो देखो आप, अगर हमने एलएलबी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, कोई भी लॉ है तो लॉ का आपका इनिशियल डेट आपको लर्न होना चाहिए। जैसे अगर मैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करूं तो बेसिकली जो सेल एक्ट है आपका अप्लाई कब से किया गया था? 1 जुलाई 1930 से अप्लाई किया गया था, ठीक है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आपका 1 सितंबर 1872 था। तो आपका जो सेल है वो कब से अप्लाई किया गया? 1 जुलाई 1930 से। अब ये बेसिकली सारे के सारे इंडिया में अप्लाई था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में। इसमें कॉन्ट्रैक्ट, ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, इसमें सब क्या चीजें आती है बेटा? आपकी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया। तो अगर मैं Excuse me, कॉन्ट्रैक्ट, क्या बेटा excuse वेद me, व्यास? हाँ बोलो। सर 2019 में जो है हाँ बीआर एक्ट में एक्ट नंबर 30 प्रोविजन ना जम्मू एंड कश्मीर को म्यूटेट कर दिया है। अब जो है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में अप्लाइड है ये। हाँ वही वही बेटा, ठीक है, ये वही है, ठीक। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करें तो एक होता है आपका सेल और एक एग्रीमेंट टू सेल। सेल यानी जो परफॉर्म हो चुका, एग्जीक्यूटेड यानी कि आपका परफॉर्म हो चुका है, और एग्जीक्यूटिव जो परफॉर्मिंग में है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आपका सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में आता है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सेलर अपनी गुड्स को ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर का मतलब सेल करता है प्रॉपर्टी टू द बायर ऑफ द प्राइस। अब अगर बायर की बात करें तो बायर कौन है? एक ऐसा पर्सन है जो बाय करने के लिए गुड्स रेडी है, सेलर जो सेल करने के लिए रेडी है। अब मैं बात करूं बेटा गुड्स की, तो गुड्स में क्या आता है? मूवेबल अदर देन एक्शनेबल क्लेम और मनी, इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर्स। अब देखो अगर मैं बात करूं बेटा इसमें क्या क्या चीजें आती हैं गुड्स में, आपका ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, थिंग अटैच किया गया है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड प्ले, जो बेसिकली सेल के पर्पस में आता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूं ना भाई, एक मिनट, इसमें सबसे पहले एक्शनेबल क्लेम है, क्लेम टू डेप्थ, जैसे मनी, मनी डेप्थ हो गया, बुक डेप्थ हो गया। तो ये क्या एक्शनेबल क्लेम है जिससे लिया जा सकता है मनी। आपका एक लीगल टेंडर है जिसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं, इजिली ट्रांसफरेबल, एक्सचेंजेबल है। इसके बाद देखो थिंग्स जो अर्थ से अटैच है, मूवेबल नहीं है, जैसे ट्री, ग्रोइंग क्रॉप्स, ये आपका गुड्स में कंसीडर किया जाएगा। फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर जो आपका सेपरेटेड है ट्री से, इंक्लूड किया जाएगा गुड्स में। लाइव स्टॉक हो गया, लाइव स्टॉक में बेटा काव, बफेलो, कैट, ये सारे गुड्स में है, ठीक है, इनको भी सेल करा जा सकता है। पेटेंट, कॉपीराइट, ये क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। जो अगर कोई कॉमर्स का ग्रेजुएट है इधर तो उसको इंटेंजिबल एसेट्स पता होगा, जो आपके टच या सीन नहीं किए जाते एसेट्स, जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सारे के कंसीडर क्या होंगे? आपके गुड्स, जो एक कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है। इसके बाद देखेंगे बेटा शिप आपका कंसीडर होता है किसमें? डेफिनेशन ऑफ गुड्स में। सिमिलरली अगर बात करूं मैं, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे आपके डेफिनेशन में इंक्लूड है। क्लियर है बेटा ये चीज? सर ये जो 2.7 में है सारे पॉइंट्स ये गुड्स में इंक्लूड है, राइट? हाँ जी, हाँ जी, वाल्मीकि सर। थोड़ा ऊपर जाइए, उसमें लिखा था एक्सक्लूडिंग मनी, और यहीं पे जो लिखा था करेक्ट। कहाँ लिखा है बेटा? एक्सक्लूडिंग शेयर्स एंड ऑल। इंक्लूड्स है। नहीं नहीं, Includes थर्ड stock. थर्ड में सर गुड्स में आप देखो सेकंड वाला जो पैरा दिया हुआ है, अदर देन Correct. क्लेम्स एंड मनी। अच्छा अच्छा ये अच्छा, दोनों मनी कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये यहाँ पे हाँ लिख जी। रहा है कि एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी नहीं होगा, बट यहाँ पे लिख रहा है कि होगा। अच्छा, जो थिंग्स अटैच है बेटा ये आपका गुड्स में नहीं होगा, ठीक है। थिंग्स जो अर्थ से अटैच किया गया, जैसे ट्री, ग्रोइंग क्रॉप, ये आपका मूवेबल का सर पार्ट। सर सर
गुड्स हाँ में ये कह रहा है कि एक्शनेबल क्लेम हम और चीजों का कर सकते हैं, पैसे का बस नहीं कर सकते हैं। गुड्स गुड्स हम पैसे में नहीं मतलब कंसीडर करते हैं, सिंपल इसका मतलब यही है। ठीक है बेटा, आगे सबको समझ में चले। आगे हम वाल्मीकि ललिता वेद व्यास। यस सर। ठीक है, इसके बाद देखो आप, फिर शेयर्स और स्टॉक आपका गुड्स में कंसीडर नहीं होगा। इसके बाद अगर कंक्लूड करें तो सारे के सारे मूवेबल गुड्स हैं, बस फॉलोइंग आपके गुड्स नहीं है, जैसे कि मनी, एक्शनेबल क्लेम, इमूवेबल एसेट। इमूवेबल एसेट जो थिंग्स आपके अटैच कर अटैच है किससे, लैंड से। इसके बाद सर्विसेज। अब इसका क्लासिफिकेशन आता है बेटा गुड्स का, तो देखो क्लासिफिकेशन में तीन चीजें, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स की बात करें तो गुड्स आपका जो ऑलरेडी है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फ्यूचर जैसे कि अगर एग्जांपल से आप पढ़े, ए ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है बी को लैंड सेल करने के लिए, जो आपका नेक्स्ट ईयर में प्रोड्यूस किया जाएगा, तो वो आपका फ्यूचर गुड्स है। कंटिंजेंट गुड्स जो हैपनिंग और नॉट हैपनिंग में डिपेंड होते थे, तो ए एग्री टू सेल टू बी अ सर्टेन कार प्रोवाइडेड ही इज एबल टू परचेज इट फ्रॉम इट्स प्रेजेंट ओनर। तो एक कंडीशन डालते, कंटिंजेंट में हमने एलएलबी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है बेटा। कंटिंजेंट आपका क्या होता था, जिसमें कोई कंडीशन अप्लाई हो जाती। यहां तक क्लियर है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। यस यस सर। सर। इसके हाँ बाद जी। देखो बेटा, अगर देखो मैं एक मिनट दिखाना चाहता हूँ, अगर हम जो ये पढ़ेंगे इस नोट से पढ़ेंगे, अगर आपको ये नोट्स नहीं आते समझ में, क्या इजी है, कठिन नहीं है नोट्स, तो आप यहाँ जा सकते हो। एक बार थोड़ा सा ये एमसीक्यू इसके आंसर की मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, दिख रहे होंगे आपको एमसीक्यू। अगर जिसको यहाँ पे नहीं आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो वो यहाँ से भी पढ़ सकता है। इसमें काफी अच्छे से समझा रखा है, काफी इजी लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में। तो ये वाले जो नोट्स है मैं आपको होमवर्क के लिए ही दूंगा, ठीक है ना। कुछ कुछ चीजें हैं जैसे राइट ऑफ अनपेड सेलर, मैं इसी से डिस्कस करूंगा, वो काफी अच्छे से समझ में आएगा क्या क्या एसेंशियल चीजें होती हैं, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा आपका कंडीशन वारंटी में क्या क्या चीजें आएंगी, ये सारी चीजें हम यहाँ से डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले मैं यहीं से डिस्कस करूंगा कि थोड़ा आपको एक आइडिया लगे। अगर मैं बात करूं कंडीशन और वारंटी की, तो वारंटी किस पे लगता है और कंडीशन, किसी को कुछ आइडिया है? अभी थोड़ा सा इससे डिस्कस कर लेते हैं। बताओ बेटा, कंडीशन और वारंटी। वारंटी आपका गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है कि बस गुड्स पे लगता है वारंटी? दोनों में लगता है। सर दोनों में लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज में कंडीशनल सर होता है गुड्स कि में लगता है आई थिंक, मतलब हाँ, नहीं, वेरी गुड। सर्विसेज में भी होता है। वारंटी सिर्फ नहीं, गुड्स में सर्विस लगती में है। नहीं होता है सर। सर्विस पे नहीं है, वारंटी इज समथिंग डिफरेंट। सर वारंटी सिर्फ सर्विसेज में गुड्स तो पे होती है। कंडीशन आई ना कि अगर वो ढंग से नहीं हुई तो दोबारा, बट वारंटी अगर कोई डिफेक्ट आया तो उसको ठीक करके देना। ठीक है, तो इसको अभी आगे डिस्कस करते हैं बेटा। पहले हम स्टार्ट वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमने टाइप्स ऑफ क्या क्या चीजें आती हैं, ये चीजें हमने पढ़ लिया। इसके बाद देखो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में हमने डिस्कस किया। स्पेसिफिक सर्टेन गुड्स क्या होते हैं, गुड्स जो आपके आइडेंटिफाइड एग्रीड हैं अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कोई पर्टिकुलर पेंटिंग, ये आपका स्पेसिफिक गुड है। जनरल गुड्स क्या हो गए, जो बहुत सारे हो गए, ठीक है। जनरल गुड्स में जैसे कि गुड्स जो आपका स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड नहीं है पर इंडिकेटेड है किससे बेटा, डिस्क्रिप्शन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि 50 पेन में से कोई एक पेन, ये क्या है, जनरल गुड्स है, ठीक है। इसके बाद देखो प्राइस की बात करें तो प्राइस एक कंसिडरेशन। बेटा एक बार माइक म्यूट कर लेंगे मनीषा आप? ओके सर। अब देखो प्राइस की बात करें तो प्राइस बेसिकली मनी कंसिडरेशन है फॉर द सेल ऑफ गुड्स। इसमें कोई सा भी सेल नहीं टेक प्लेस कर सकता बिना प्राइस के। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस होते हैं सेल के, वो जो आगे डिस्कस करेंगे, तो उसमें सबसे पहली कंडीशन एक बायर एक सेलर होना चाहिए और एक फिक्स्ड प्राइस कंसिडरेशन होना चाहिए। इसके बाद देखो एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स आपका
कंसीडर्ड एज सेल नहीं होगा। जैसे कि अगर मैंने एक बार खरीद लिया, मैं फिर दोबारा से उसको खरीद रहा हूँ, तो एक्सचेंज कर रहा हूँ ना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड गुड्स, जैसे कि बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में आपका कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी मैं इसको कह सकता हूँ। तो कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी आपका कंसीडर सेल नहीं होगा, इसमें आपका एक प्राइस इन्वॉल्व होना चाहिए। गिफ्ट ऑफ गुड्स आपका कंसीडर सेल नहीं होगा। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड गुड्स आपका कंसीडर सेल नहीं होगा। इसके बाद प्रॉपर्टी की बात करें तो जनरल प्रॉपर्टी में ओनरशिप आते हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में आपका इंटरेस्ट आता है। अब देखो बेटा, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो बेसिकली जैसे और एग्जांपल दूसरा इसमें कौन सा समझा। प्रॉपर्टी बताया है अभी? एक ये जनरल के बाद जनरल assets, के बाद ये बस स्टार्ट ही किया बेटा मनीषा ठीक मैंने, ठीक है। है। तो जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल से, हम समझे कि ए ने एक गुड्स को ओन कर रखा है, जो प्लेज दिया है, प्लेज दे रखा है किसको, बी को। अब ए का एक जनरल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, बट बी क्या है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट है उसमें। यानी कि जैसे ए के पास तो खुद का गुड है, तो ए का तो खुद का जनरल प्रॉपर्टी, बट उसने प्लेज किसको दे रखा है, एक लोन टर्म्स में, ठीक है ना। मोर्टगेज लिया, मोर्टगेज के टर्म में इसको प्रॉपर्टी दे दिए। जैसे हमने बैंक लोन लिया, तो बैंक लोन में हमने अपनी रजिस्ट्री, घर के कागज को क्या दे रखा है, घर के कागज रजिस्ट्री किसको दे रखा है, बैंक, बैंक को। तो जो हमने लोन लिया हमारे लिए तो जनरल हो गया, बट बैंक के टर्म्स में क्या होगा, वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी हो। इसके बाद देखो, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो ओनरशिप ऑफ गुड दिखा रहा है, इसमें टाइटल ऑफ गुड्स हो गया बेटा, ठीक है। ओनरशिप ऑफ गुड्स दिखा रहा है, जिससे सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट, और ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बुक ऑफ कार, ये क्या है, ओनरशिप दिखा रहा है। पोजीशन कौन सा दिखाता है, बिल ऑफ लैंडिंग, डॉक वारंट, ये सर सारी चीज। हाँ हाँ बोलो एक बेटा चीज ललिता। पूछनी, जैसे इसमें आया डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स, तो ये हाँ, टाइटल टू गुड्स का आप कोई भी एक दो एग्जांपल देंगे प्लीज? टाइटल ऑफ गुड्स में बोल तो रहा है बेटा, जो टाइटल ऑफ गुड्स पोजीशन के बारे में बता रहे हैं, वही बता रहा हूं मैं। अगर जो ओनरशिप है, ओनरशिप में जैसे मेरा खुद का, मेरी खुद की कार का मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो ये मेरे लिए ओनरशिप है। और टाइटल ऑफ गुड्स में क्या आता है, पोजीशन आता है। पोजीशन यानी कि इन्वॉल्व है, मेरा नाम उसमें इन्वॉल्व है, पर मेरे पास अभी आया नहीं, किसी और के पास वो मुझे देगा। जैसे कि डॉक वारंट, बिल ऑफ लैंडिंग, ये किस में होता है बेटा, एक्सपोर्ट प्रोसीजर में यूज किया जाता है, ठीक है ना। डॉक वारंट यानी ओके। कि मेरा जो सामान है एक्सपोर्टर का, वो जो गुड्स है वो पहुंच चुके हैं, ठीक है, जहां पे उनको पहुंचना है, शिप पे वो पहुंच चुके हैं। इसके बाद बिल ऑफ लैंडिंग क्या होता है, बिल ऑफ लैंडिंग आपका डॉक, सर्टिफिकेट होता है सर, सर्टिफिकेट ऑफ दिस टाइटल। हाँ वेरी गुड बेटा मनीषा, ठीक है ना। वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वेयर हाउस, जो वेयर हाउस पे सामान रखा है उसका एक सर्टिफिकेट हो गया। रेलवे रिसिप्ट हो गया, ये पोजीशन दिखा रहा है, इससे मेरी ओनरशिप नहीं है, बट एक पोजीशन। ओनरशिप यानी ट्रू ओनरशिप, मेरा नाम है, मेरे पास है, बट पोजीशन मेरा नाम है पर मेरे पास नहीं। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। बताओ बेटा ललिता, वेद व्यास, सगुफा, हाँ जी। यस सर, क्लियर क्लियर क्लियर। यस सर। वाल्मीकि मिश्रा, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, ऑल गुड। इसके बाद देखो मर्केंटाइल एजेंट, कोई मेरे को बताएगा बेटा मर्केंटाइल एजेंट क्या है? किसी को कुछ आइडिया हो? और सर ये अरे एक कह सकते हैं जो गुड्स का ट्रांसफर कर रहा है वो प्रॉपर ओनरशिप नहीं हो, जैसे ट्रांजिट कर रहा है, जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो ले जा रहा है, वो सब सर, मर्चेंट सो बेसिकली मर्केंटाइल एजेंट एक रिप्रेजेंटेटिव है जो कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब गुड्स हैं, उनको बाय या सेल कर रहा है। कॉमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं। हाँ वेरी गुड बेटा, ठीक है ना। तुम देखो, आप ब्रोकर की तरह, एक सिंपल मर्केंटाइल एजेंट बेसिकली एक एजेंट है जिसका कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, सच एज एजेंट अथॉरिटी, जो सेल करता है गुड्स, कंसाइन करता है गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल, बाय के लिए रेज करेगा मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स।
अगर मान लीजिए पर्सन कोई बिजनेस को कैरी नहीं कर रहा है, सच एजेंट ही विल नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन। जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्टर, वेयर हाउसमैन, कैरियर, सर्वेंट, फ्रेंड, ये आपके एक्सक्लूड होते हैं। क्लियर है बेटे ये चीज? मर्केंटाइल एजेंट इंटरमीडिएट ऑफ द ट्रेड, लाइक इधर से उधर करना जो करते हैं, दैट इज मर्सेंटाइल एजेंट काइंड ऑफ। बिल्कुल बेटा, ठीक है। इसके बाद देखो डिलीवरी हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। बेलमेंट में एक एक्चुअल डिलीवरी होता है, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। जैसे हमने बेलमेंट में टाइप्स ऑफ बेलमेंट पढ़ा था ना बेटा, ग्रेटिचुअस और नॉन ग्रेटिचुअस। तो सेम आपका एक्चुअल डिलीवरी कोई मेरे को बताएगा बेटा, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी? सर एक्चुअल सर एक्चुअल डिलीवरी मतलब गुड्स जैसे फिजिकली कि गुड्स की डिलीवर कर रहा है। सिंबॉलिक मतलब किसी चीज का, जैसे घर की चाबी एक दे एक दिया से किसी को। पूछता हूँ बेटा मैं, ठीक है। वेद व्यास आप पहले बताइए बेटा, सिंबॉलिक और अच्छा, कंस्ट्रक्टिव बता दो, एक्चुअल तो हमें पता ही है। जी। सिंबॉलिक में फिजिकल उस चीज की डिलीवरी ना करके उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे घर की चाबी कोई दे रहा है, वो घर उठा के नहीं दे रहा है, बट उसकी की दे रहा है। दैट इज ठीक है, सिंबॉलिक। वेरी गुड। और कंस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव का बोल रहा हूँ सर, कंस्ट्रक्टिव का देखता आई थी नहीं। सर जब गुड्स की कस्टडी मतलब कि गुड्स में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन क्या कहते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं कि गुड्स में भी हो चुके हैं इस चेंज। द केयर टेकर का, लाइक एग्जाम्पल से समझाएंगे बेटा बाद में कि कुछ सर केयर कंस्ट्रक्टिव? टेकर, मैं केयर टेकर की बात करूं, जैसे रूम रेंट, मतलब कि काइंड की जो ओरिजिनल ओनर है उससे, हम्म उसने किसी को रेंट पे दिया, तो वो केयर टेकर के थ्रू दिया, मतलब केयर टेकर के पास ओरिजिनल वो हैंड ओवर कर रहा है और वो ही विल टेक केयर ऑफ दैट, दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बाय द ओनर। हम्म कस्टडी दिया उसने केयर टेकर की, तू ये रूम को देखेगा और तू मतलब होल सोल यू विल टेक केयर ऑफ दैट। सो डायरेक्टली डीलिंग उसका उसके केयर टेकर के साथ हुआ, जो बायर है जिसने रूम रेंट पे लिया है, या मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो वो डायरेक्टली डीलिंग उसके ओनर के साथ ना होके वो डीलर के साथ हुआ। डीलर मतलब जो आपका केयर टेकर के साथ। अच्छा बता रहे हो। तो देखो इन शॉर्ट सिंबॉलिक टर्म, डिलीवरी, जब फिजिकली हैंड ओवर नहीं होता, बट स्टिल जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाती है, ओनरशिप, बट उसकी पोजेशन ट्रांसफर हो जाती है। जैसे मैं कह सकता हूँ बेटा, पार्किंग में मैंने अपने स्कूटी की चाबी दी। अब जो पार्किंग में दो बंदे बैठे थे, एक तो ऑनर था, ऑनर के साथ एक उसका हेल्पर था। तो ऑनर को जो मैंने स्कूटी की चाबी दी वो तो सिंबॉलिक डिलीवरी हो गई। और वही सेम स्कूटी की चाबी उसने हेल्पर को दी, हेल्पर ने मेरी स्कूटी को कहीं और लगा दिया। तो क्या वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो सकती है? सर सॉरी यस, हो सकती है। हो सकती है मनीषा? सर सॉरी मिस कर गई हूँ मैं, एक बार फिर से बोलिए। मैं कह रहा हूँ बेटा, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, जैसे कि मैंने अपनी स्कूटी की चाबी पार्किंग के लिए दी है, ठीक है। जी। पार्किंग में दो बंदे बैठे हुए थे, एक तो ऑनर था और एक उसका हेल्पर था। तो हाँ जी। मैंने जो ऑनर को चाबी दी वो तो सिंबॉलिक डिलीवरी हो गई। अब ऑनर ने हेल्पर को दी, हेल्पर ने मेरी स्कूटी को कहीं और लगा दिया। तो क्या वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो सकती है? यस सर। ठीक है ना। तो मैं ऐसे ही समझाना चाहता था बेटा। तो अगर जैसे अगर मैं मानूं बेटा कोई थेफ्ट हो गई, तो उसमें क्या डिलीवरी होगी किसी थेफ्ट में? नो सर। ठीक है। तो बेसिकली डिलीवरी में हमने समझ लिया, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन होता है एक पर्सन से दूसरे पोजीशन, दूसरे पर्सन के पास। एक्चुअल डिलीवरी यानी कि मैं सामने से गया, मैंने सामने से फिजिकली डिलीवर किया अपने बायर को। ठीक है। इसके बाद देखो क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं अगर हम बात करें, तो सबसे पहले एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि आपका फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था बेटा कि वो आपका फ्री माइंड होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी, मेजर पार्टीज होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन होना चाहिए। बेसिकली टू पार्टीज होनी चाहिए, एक बायर होना चाहिए बेटा, एक आपका सेलर होना चाहिए। इसके बाद देखो एक सब्जेक्ट, देयर मस्ट बी सम गुड्स
अब ये सम गुड्स क्या क्या रहा है, गुड्स जो हमने सेक्शन 27 में पढ़ रखा है, इन चीजों को छोड़ के, मनी को छोड़ के, एक्शनेबल क्लेम को छोड़ के, और इमूवेबल एसेट को छोड़ के, और सर्विसेज को छोड़ के, इसके अलावा जो भी चीजें वो आपके गुड्स में कंसीडर करी जाए। क्लियर है बेटा? चलें बेटा आगे हम। बोलो बेटा, यहां तक क्लियर है ना सबको? हाँ जी, Yes, sir. चलिए। यस सर। हाँ जी सर। धीरे धीरे करवा रहा हूं मैं, ठीक है? इसके बाद देखो, जो प्रॉपर्टी है गुड्स का, वो ट्रांसफर होना चाहिए बायर को। इसके बाद एक प्राइस होना चाहिए, प्राइस हमने पढ़ लिया सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 क्लॉज 10 में क्या पढ़ा प्राइस के बारे में, कि प्राइस में बेसिकली कंसिडरेशन होना चाहिए। इसके अलावा कमोडिटी टू कमोडिटी गुड्स नहीं होते प्राइस में, गिफ्ट ऑफ गुड्स नहीं होते, एक्सचेंज ऑफ गुड्स नहीं होता, ठीक है? इसके बाद देखो बेटा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस बता रहे हैं। अगर आपका लाइक सपोज थ्योरेटिकल एग्जाम होता है तो ये जो नोट्स है काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके, ठीक है ना? तो देखो, सेल में सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें, जो प्रॉपर्टी आपका गुड्स पासिस होगा सेलर से बायर को इमीडिएटली। एग्रीमेंट टू सेल की बात करें तो एग्रीमेंट टू सेल है तो जो ओनरशिप है वो पास होती है फ्यूचर टाइम के, ठीक है? इसके बाद सेल क्या है, जो परफॉर्म हो गया एग्जीक्यूटेड यानी परफॉर्म, और एग्जीक्यूटेड जो परफॉर्मिंग में, एग्रीमेंट टू सेल जो परफॉर्म होगा आगे चल के। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच यानी तोड़ना, तो अगर सेल की बात करेंगे तो जो सेलर है वो डिफॉल्ट कमिट कर सकता है, ब्रीच कर सकता है। ये राइट ऑफ अनपेड सेलर में दो राइट्स होते हैं, या तो वो डैमेजेस के लिए सू करेगा, या फिर देखो ये बायर के टर्म्स में, हाँ ये तो बायर के टर्म्स में बोला, खैर मैं अनपेड सेलर की बात कर रहा था। जो सेल ऑफ गुड्स 1930 सबसे ज्यादा 1000% क्वेश्चन क्या बनता है, राइट ऑफ अनपेड सेलर। इसको मैं काफी धीरे धीरे करवाऊंगा बेटा। तो अभी बायर के टर्म्स में समझते हैं, अगर सेलर ने ब्रीच करा कॉन्ट्रैक्ट को तो बायर क्या कर सकता है, डिलीवरी के लिए क्लेम करेगा या फिर डैमेजेस के लिए। और एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, बेसिकली बायर बस डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है। इसमें अगर ट्रांसफर ऑफ रिस्क में पढ़े बेटा हम, तो जो अगर गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो लॉस आपका बायर के ऊपर रहेगा सारा, ठीक है ना? क्योंकि सेल हो चुका है ना। सेल होने के बाद अब कोई लॉस होता है, मोबाइल टूट गया तो मेरी गलती है ना, सेलर की थोड़ी ना है, मैंने तो मोबाइल खरीद लिया था। इसके बाद एग्रीमेंट टू सेल में बात करें, गुड्स डिस्ट्रॉय होता है तो लॉस अल्टीमेटली किस पे होगा, सेलर में, क्योंकि पूरा का पूरा परफॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है? Yes, sir. इसके बाद देखो बेटा, सब्सिक्वेंट डिस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, ये बेसिकली बायर के हैंड में होता है ये सेलर, क्योंकि बायर के हैंड में क्यों होगा, क्योंकि सेल परफॉर्म हो चुका है और एग्रीमेंट टू सेल परफॉर्मिंग है। इसके बाद देखो, कोई मुझे सेल और हायर परचेज में डिफरेंस बताएगा? अगर बेसिक डिफरेंस की बात पूछूं मैं, सेल और हायर परचेज, बताओ बेटा। सर सेल कंप्लीटली आपने वन टाइम पेमेंट करके जिसको लिया हो, मतलब फुल फ्लैश पेमेंट आपने क्लियर कर दी हो, और जो हायर परचेज है दैट इज लाइक लोन केसेस। बेसिकली इंस्टॉलमेंट्स में होता है जब तक, और उसकी पोजेशन तब तक ट्रांसफर नहीं होती जब तक कि लास्ट पेमेंट आपको पूरी नहीं कर देते। और हायर परचेज बेसिकली बहुत मतलब लॉन्ग सॉर्ट ऑफ होता है। जैसे आपको कोई मशीनरी परचेज करनी है, सो कंपनी यूजुअली गोज फॉर हायर परचेज रादर देन सेल। जब तक आपका वो लोन क्लियर नहीं होता तब तक आपको वहां से एनओसी दी नहीं जाएगी और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगा नहीं कंप्लीटली आपके नाम पे। इसमें फ्लक्चुएट होता है जो हायर परचेज में, क्योंकि सेल में वन टाइम पेमेंट कर दिया, हायर परचेज में फ्लक्चुएट होगा मार्केट वैल्यू के हिसाब से। कि अगर मेरा लेट सपोज मैंने 10,000 में कोई चीज खरीदा है जब मैंने खरीदा था, बट जब मैं एंड ऑफ ईएमआई पे वो मेरा 12,000 क्रॉस कर गया, तो मैं 2,000 का जो पेमेंट है वो मुझे करने पड़ेंगे ड्यूरिंग द द ट्रांसफर, दैट इज हायर परचेज। तो देखो, सेल बेसिकली आपका पूरा परफॉर्म होता है, इसमें बायर के पास कॉन्ट्रैक्ट के पास गुड्स चला जाता है। पर हायर परचेज में क्या होता है, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट है तब तक हायरर की प्रॉपर्टी के पास
पासिस होगा। इसके बाद देखो जो पोजीशन है वो ऑनर ऑफ गुड है, इसमें कब होगा बेली, जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा। अगर मैं हायर परचेज बात करूं तो ईएमआई की फॉर्म में ही है बेटा, ठीक है। बायर टर्मिनेट नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट, वो बाउंड रहेगा प्राइस ऑफ गुड्स के लिए, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हायर क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, गुड्स को रिटर्न कर सकता है ऑनर को बिना किसी लायबिलिटी के दिए। इसके बाद देखो बायर रीसेल कर सकता है गुड्स, हायर रीसेल नहीं कर सकता टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट। सेलर क्या कर सकता है, रिस्क ले सकता है सारे लॉस का अगर बायर इंस्टॉलमेंट हो गया, बट ऑनर के पास ऐसा कोई रिस्क नहीं है, ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकता। अगर हायरर फेल है इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए, तो जो ऑनर है उसके पास पूरा राइट है, वो बैक कर सकता है गुड्स। टैक्स लेविड होते हैं, टैक्स लेविड नहीं होते, ठीक है। इसके बाद बेटा सेल और बेलमेंट में कोई फर्क बताएगा मुझे? सेल तो पता ही है खैर सबको, बेलमेंट में क्या फर्क है? सर सर बेलमेंट इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता बेलमेंट में, हाँ जी, खाली पोजेशन होता है पोजीशन for the time ट्रांसफर being, होता है। yes। तो सेल में देखो वैसे टू पार्टीज, वैसे बेलमेंट में दो होती थी, बेलर और बेली होता था। तो सेल की बात करें तो इसमें सेलर बायर को देता है, इसमें क्या होता है सेफ कस्टडी कैरेज के लिए बेलर किसको देता है, बेली को देता है। इसमें रिटर्न ऑफ गुड्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम सेल करते हैं तो हम क्या वापस बायर हमें दे सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि हमने पैसे ले लिए। बट बेलमेंट में क्या होता है, बेली क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है बेलर को, कब, जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा। कंसिडरेशन टर्म्स में होता है, इसमें ग्रेटिचुअस और नॉन ग्रेटिचुअस होता है। नॉन ग्रेटिचुअस क्या होता है, जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है कि नहीं होती है बेटा, कोई बताएगा? होती है सर, नॉन ग्रेटिटोस में मनी इन्वॉल्व होती है। सर इसमें कोई ना कोई कंसिडरेशन होता है, यस। हाँ, जैसे पार्किंग और वो स्कूटी को पार्क करना तो हम मनी पे कर रहे हैं ना, तो नॉन ग्रेटिचुअस में दोनों पार्टीज को फायदा होता है। इसके बाद देखो बाटर कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी है, और एक्सचेंज आपको पता है, जैसे 100 रुपी नोट एक्सचेंज किया गया है 2 नोट ऑफ 50 से, तो ये एक्सचेंज हो गया, वापस वो हो गया, बदलना हो गया, ठीक है ना। अरे 2 50 के नोट को एक 100 के नोट से बदल दिया तो एक्सचेंज है। इसके बाद देखो सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, तो इसमें भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, कि हमने किसी पर्सन को असाइन किया है पोर्ट्रेट पेंट करने के लिए, और उसको एक कैनवास एंड पेंट प्रोवाइड किया है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क एंड लेबर है, नॉट फॉर द सेल ऑफ गुड्स है। इसके बाद देखो बेटा अगर फॉर्मेशन एंड मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सेल की बात करें तो एक इमीडिएट डिलीवरी होती है गुड्स की, इसमें जो प्राइस है वो सम फ्यूचर डेट में होता है। इसमें भी इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस होगी, बट डिलीवरी कब होगी, सम फ्यूचर डेट में होगी। इसमें इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस होगा, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स होगी। इसमें प्राइस और डिलीवरी ऑफ गुड्स आपका पोस्टपोन हो सकता है। इसमें प्राइस और डिलीवरी ऑफ गुड्स आपका एग्रीड होगा किसमें, इंस्टॉलमेंट। इसके बाद देखो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, राइटिंग में हो सकता है, वर्ड्स ऑफ माउथ पार्सली इन राइटिंग पार्सली बाय वर्ड्स ऑफ माउथ इम्प्लाइड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ पार्टीज होगा। क्लियर है बेटा ये चीज, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। इसके बाद देखो बेटा अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन, अगर सेल से पहले ही गुड्स डिस्ट्रक्ट होगा तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपका बन नहीं सकता है। गुड्स डिस्ट्रॉय अग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर, तो ये भी वॉइड है, ठीक है। और गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हो गए आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड हो चुका है, तो ये आपका वैलिड होगा कि वॉइड होगा बेटा, बताएंगे आप? सर वैलिड। हाँ वैलिड है, ठीक है। इसके बाद देखो आप, फिर आता है आपका प्राइस एंड मोड ऑफ फिक्सिंग द प्राइस। तो प्राइस बेसिकली मनी कंसिडरेशन है फॉर सेल ऑफ गुड्स के लिए। अभी जो प्राइस है फिक्स्ड किस में किए जाते हैं, फॉलोइंग मोड्स में किए जाते हैं। सबसे पहले फिक्सेशन ऑफ प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से होता है। इसके बाद फिक्सेशन ऑफ प्राइस किस में होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में होगा, जो प्रोवाइड किया गया है। बोले ये फिक्सेशन ऑफ प्राइस है, कैसे हो सकता है, तो सेल के टर्म्स में होगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब एक एग्रीमेंट टू सेल है तब हो रहा है, या फिर डीलिंग में होगा जब मैं डील कर रहा हूं, या तो मैं प्राइस को एक रीजनेबल थोड़ा कहूंगा कि थोड़ा सा सस्ता कर ले भाई,
या फिर फिक्सेशन ऑफ प्राइस किसी थर्ड पार्टी से करवा दिया मैंने, ठीक है ना। बट थर्ड पार्टी अगर वैल्यूएशन नहीं कर पा रहा तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड है। बट अगर बायर ने रिसीव कर लिया गुड्स और अप्रोप्रिएशमेंट दिया है तो बेसिकली रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे इसमें एग्जांपल समझा रखा है बेटा, देखो आप, ए ने से 10 बैग ऑफ राइस देने के लिए बी को दिया है, जो सी ने प्राइस पिक किया, सी प्राइस को फिक्स नहीं कर पा रहा, तो इस केस में ये अग्रीमेंट क्या आपका वाइड है, किसी थर्ड पार्टी फेलियर है फिक्स करने के लिए प्राइस, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वाइड रहेगा। और ए ने एग्रीमेंट कर दिया कि 100 क्विंटल्स ऑफ गुड्स टू बी देगा, ठीक है ना, एट द प्राइस टू बी फिक्स बाय सी। अब सी विलिंग है फिक्स करने के लिए, ए का रॉन्गफुल एक्ट हुआ, प्रिवेंट कर रहा है सी को वैल्यूएशन से, तो इसमें बी क्या कर सकता है, डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है आपका ए से। क्लियर है बेटा ये चीज? चलूं मैं अब, तो मैं अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ूं तो इसमें 4 यूनिट आती हैं। बेसिक यूनिट में तो एसेंशियल्स आती हैं। सेकंड यूनिट में बेटा आपका कंडीशन एंड वारंटीज आती हैं। देखो ये कंडीशन एंड वारंटीज पढ़ेंगे आज की क्लास में, ठीक है ना। कंडीशन एंड वारंटीज के बाद देखो आपका क्या आता है, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है बेटा। राइट ऑफ अनपेड सेलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो करके जाना ही जाना एग्जाम में, कुछ करो ना करो ये जरूर करके जाना, ये पूछते ही पूछते हैं सवाल। अभी मैं जब क्लास एंड होगी तो आपको पेपर दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें 3 ही यूनिट है बेटा, ज्यादा यूनिट नहीं, ठीक है ना। तो देखो हाँ, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और डिलीवरी ऑफ ओनरशिप होती है। तो देखो अगर मैं बात करूं कंडीशन एंड वारंटीज की, तो कंडीशन एंड वारंटीज 2 तरह की होती है, एक तो एक्सप्रेस कंडीशन और एक इम्प्लाइड कंडीशन। एक्सप्रेस कंडीशन, देखो कंडीशन एंड वारंटी में कोई डिफरेंस, मैं डिफरेंस दिखाई देता हूं बेटा आप बच्चों के लिए। ये देखो जो कंडीशन है बेटा, ये एसेंशियल है मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। जैसे कि अगर मैं कंडीशन एग्जांपल की बात करूं तो इसमें एग्जांपल इन्होंने नहीं दिया है, तो कंडीशन मेरे को कोई समझाएगा कंडीशन। और देखो वारंटी तो आपका कोई रिपेयर हो गया तो आपका ये वारंटी एक्सचेंज कर दिया जाएगा। बट कंडीशंस में क्या होता है बेटा, कोई समझाएगा कंडीशन में क्या होता है? सर बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे प्राइस जो दे रहा है उसकी वैलिडिटी होता है कि ये प्राइस इस डेट तक वैलिड है। यदि पार्टी वो एक्सेप्ट नहीं करती तो वो प्राइस नहीं रहेगा। फिर दूसरा टर्म्स होता है कि डिलीवरी कैसा होगा, एक्स वर्ष बेसिस पे, एफओबी बेसिस पे डिलीवरी का टर्म होता है। ये सारे कंडीशंस है सेल के लिए। ठीक है, वारंटी में अगर हम समझे बेटा, वारंटी में क्या होगा? वारंटी तो वो गुड्स के डिफेक्ट के लिए हो गया। वारंटी जो है ना, जो सप्लाई किया है वो सही परफॉर्म नहीं किया उस ड्यूरेशन पे, तो उसकी वारंटी हुई। सर यहाँ पे अगर आप सारी जो भी स्पेसिफाइड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको अगर पूरा करते हैं, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू गेट दिस वारंटी। अदरवाइज आप वो वारंटी क्लेम नहीं कर पाओगे अगर आपने स्पेसिफाइड कंडीशंस को पूरा नहीं किया होगा तो। कंडीशन नहीं, जैसे मान लीजिए सर मैंने कुछ प्रोडक्ट परचेज किया, उसमें कुछ प्रिकॉशंस मुझे बता रखे हैं कि ये आपने करने हैं, अगर मैं उनको नहीं करती और उसको क्लेम कर देती हूँ वारंटी में तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, वो वारंटी नहीं प्रोवाइड की जाएगी मुझे। तो कंडीशन को हम टर्म्स एंड कंडीशन कह सकते हाँ जी, टू अवेल फर्दर सर बेनिफिट। ओके, शैल आई? हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, अच्छा। सर जो मतलब मैं समझ रही हूँ, लाइक कंडीशन इज लाइक कि अगर अगर मैं मैंने ऑर्डर दे रखा है वाइट कलर की कार, एंड इफ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उन्होंने बोल दिया कि वाइट कार अवेलेबल नहीं हो पाया है, उसके जगह पे ग्रे कलर की कार है, आप इसको परचेज कर लो, ऑन दैट टाइम द कस्टमर कैन टर्मिनेट दैट जो भी कॉन्ट्रैक्ट है। और वेरी गुड, एक्सलेंट। वारंटी में ये होता है कि आपने अगर ले लिया है तो उसको डैमेज या उसके जो भी रिपेयर होते हैं वो उसके लिए होता है, एंड दैट मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल नहीं होता है उसमें। करेक्ट है बेटा, अच्छा आंसर दिया, अच्छा। ठीक है, तो कंडीशन में आपका टर्म्स आ गई सारी की सारी,
जो कंडीशन रखी गई है, तो इसमें बेसिकली एक एसेंशियल है मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन है, जो एग्रीड पार्टी है वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, रिटर्न करेगा, क्लेम डैमेजेस करेगा। अब जो कंडीशन है वो ब्रीच ऑफ वारंटी भी माना जा सकता है, बट वारंटी क्या है, कंडीशन पे बेस्ड होगा, कोलेटरल यानी कंडीशन पे बेस्ड होगा। ब्रीच ऑफ वारंटी में बस डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं, गुड हम उसको रिवो नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, रिटर्न नहीं कर सकते हैं। ब्रीच ऑफ वारंटी को हम कंडीशन में ट्रीट नहीं करें, ठीक है। यहां तक क्लियर है बेटा, चले आगे। यस सर। यस सर। इसके बाद देखो वॉलेंट्री वेवर ऑफ कंडीशन। देखो कब कब कंडीशन आपका वारंटी में कंडीशन कन्वर्ट हो सकता है, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आपका फुलफिल हो रहा है किसी सेलर से, बायर ने क्या कर दिया, कंडीशन को भूल गया और ट्रीट करा ब्रीच ऑफ कंडीशन, तो बेसिकली ये आपका ग्राउंड नहीं होगा कंडीशन का, एज ही इट इज रिजेक्टेड, ये आपका रिजेक्टेड माना जाएगा। इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, जब बायर ने ब्रीच ऑफ कंडीशन किया है, तो इस केस में आपका वारंटी है, ही में क्लेम ओनली फॉर डैमेजेस इंस्टेड ऑफ कैंसिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद देखो कंपल्सरी वेवर ऑफ कंडीशन हम भूल गए जानबूझ के, तो वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेपरेबल द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट देयरऑफ, तो जो ब्रीच ऑफ कंडीशन है फुलफिल होगा किससे, सेलर से। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल से समझा रखा है बेटा, बी ने ए से कॉटन को सैंपल के तौर पे खरीदा है, अब ये जो कॉटन है बी के पास तो हो गए जिसने पेमेंट दे दी है, अब एग्जामिनेशन के समय फाउंड करता है कि जो कॉटन है वो इक्वल नहीं है सैंपल के, उसमें 2 बेल्स और सेल कह गए 3, तो इस पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, रिकवर प्राइस नहीं कर सकते, बिकॉज but A is going to compensate for the loss by the breach of warranty, इसमें compensate कर सकते हैं। इसके बाद देखो इम्पॉसिबिलिटी, जब आपका इम्पॉसिबिलिटी है तो उसके केसेस में आपका कंडीशन क्या होता है, वारंटी बन सकता है। अब कंडीशन देखो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस यानी कि जो आपका बाय द वर्ड्स और रिटर्न हो, बाय द ओरल और द रिटर्न हो सकता है, तो एक्सप्रेस कंडीशन आपके बिटवीन पार्टीज में होंगे एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस जो आपका प्रोवाइडेड होगा कॉन्ट्रैक्ट में। इम्प्लाइड क्या होते हैं कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम पढ़ें, ठीक है, ठीक है बेटा। तो सबसे sir. पहले देखो कंडीशन एज टू टाइटल की बात हो रहा है, तो जो सेलर है उसके पास एक वैलिड टाइटल है गुड्स का, वो राइट है उसके पास कि गुड्स को सेल कर सकता है, बाद में उसको पता चला कि सेलर के पास कोई वैलिड राइट नहीं है, तो रिजेक्ट कर सकता है और क्लेम कर सकता है रिफंड जो उसने ऑलरेडी पे कर रखे। तो बेसिकली हम समझें, बेशक अगर सेल की बात करें तो इम्प्लाइड कंडीशन कब होता है, जब राइट टू सेल द गुड्स है सेलर के पास। एग्रीमेंट टू सेल में इम्प्लाइड कंडीशन क्या होगा, जब सेलर के पास एक राइट टू सेल है गुड्स एट द टाइम व्हेन द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर। तो कंडीशन में एसेंशियल्स बता रहा है, देखो एक मिनट में आपको एक चीज दिखाई देता हूं, फिर बेटा आपको दिक्कत नहीं होगी ना, लास्ट पेज में ही जाता हूं मैं। देखो आप मैं थोड़ा यहां से करवाना चाहूंगा बेटा, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कंडीशन के कुछ टाइप्स बता रहा है, जैसे कंडीशन एज टू टाइटल, टाइटल यानी कि टाइटल सेलर के पास एक पूरा राइट है, वो सेल कर सकता है। सैंपल की बात करें, कंडीशन एज टू सैंपल, जो सैंपल है इसमें बेसिकली बायर के पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो एग्जामिन कर सकता है गुड्स को, ठीक है ना। कंडीशन के टर्म्स में अगर सैंपल पे मैं दे रहा हूं गुड्स को, तो बायर क्या करेगा, पहले चेक करेगा, मस्ट नॉट हैव एनी लेटेंट डिफेक्ट विच मेक देम अनमर्केंटेबल, यानी कि सैंपल में ऐसा कोई सा भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जो सेल होने में कंडीशन में डिफिकल्टी आए। बल्क में आपका सैंपल से रिलेटेड होना चाहिए,
फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। तो बेसिकली बल्क आपका डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड होना चाहिए, जो डिस्क्रिप्शन पैकिंग का वो एक पार्ट ऑफ कंडीशन होना चाहिए डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। इसके बाद सेल ऑन डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, आपका पूरा डिस्क्रिप्शन मेंशन होना चाहिए जब हम गुड्स को सेल कर रहे हैं। तो जो सैंपल है आपका डिस्क्राइब इस तरह से होना चाहिए मार्केट में कि जो आपका सैंपल डिस्क्रिप्शन सेम लगे। ठीक है बेटा। इसके बाद देखो कंडीशन की अगर टाइप बात करें तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होना चाहिए बायर के अगर बायर की जो चॉइस है उसके हिसाब से उसको कार कस्टमाइज चाहिए, उसमें व्हीकल इतने मतलब व्हीकल कस्टमाइज होना चाहिए, शेयरिंग व्हील्स में इतना होना चाहिए, तो कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद यूसेज ऑफ ट्रेड आता है। यूसेज ऑफ ट्रेड यानी कि ट्रेड पर्पस के लिए उसको चाहिए। ठीक है। जैसे हमने कोई कार को परचेज किया, वो ओला उबर के लिए यूज हो रहा है, ठीक, तो आपका यूसेज ऑफ ट्रेड में आएगा। इसके बाद देखो मर्केंटेबिलिटी में क्या कह रहा है, गुड्स आपका यूजेबल सेलेबल होना चाहिए, जो डिफेक्ट पैकिंग है वो आपका अनमर्केंटाइल टेबल बन सकता है। पर्सनल अलाइनमेंट आपका पर्सन का मेक नहीं होना चाहिए। होल समनेस की बात करें तो गुड्स आपका कंज्यूमेबल स्टेट में होना चाहिए। क्लियर है बेटा ये चीज? कंडीशन में किसी को डाउट है अभी? फिर मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये कंडीशन की एसेंशियल्स बता रहा है बेटा, एसेंशियल ऑफ कंडीशन है ये सारी, कि टाइटल होना चाहिए, एक सैंपल होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, स्पेसिफिक पर्पस मेंशन होना चाहिए, यूसेज ऑफ ट्रेड होना चाहिए, उसका मर्केंटेबिलिटी होना चाहिए, उसको कंज्यूम स्टेट में होना चाहिए वो। ठीक है, बोलो बेटा ललिता वेद व्यास। यस सर। जो होलसमनेस जो लिखा है कि हाँ गुड्स का वो जरूरी क्या कंज्यूमेबल स्टेट पे ही हो? क्या बेटा, मैं समझा नहीं आपकी बात। जैसे लास्ट जो पॉइंट है, हाँ हाँ होलसमनेस गुड्स जो है टू बी हाँ कंज्यूमेबल स्टेट। कंज्यूमर तो जो हम कंज्यूम कर रहे हैं डेली, जो कंज्यूम हो रहा है उसी स्टेट पे होता है। जो गुड्स वजह से कार खरीदा, और वहां से कंज्यूमेबल का क्या, यूजेबल से रिलेटेड है? गुड्स में डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं ना बेटा, उससे रिलेटेड हो रहा है। नहीं, कंज्यूमर तो जैसे हो गया, हम कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कोई सब्जी खरीदा आज, हमारा वो कंज्यूम हो गया आज की डेट पे। बट ड्यूरेबल कार हमने जो खरीदा वो तो लाइफ टाइम के लिए ना। होल समनेस क्या रहा ना वेद व्यास, वो ड्यूरेबल क्या रहा है कि इसकी लाइफ की वैलिडिटी कितनी है। ठीक है ना, वो कंडीशन में मेंशन होना ओके चाहिए। ठीक है बेटा। ओके। वाल्मीकि, ललिता, हाँ जी सर। जी सर। मनीषा, सगुफा। समझ ही नहीं आती। यस सर। इसके बाद देखो कंडीशन के बाद मैं वारंटी की बात करूं तो वारंटी में देखो आप, ये थोड़ा सा मैं पहले इससे समझाना चाहूंगा बेटा, ठीक है ना, फिर मैं ऊपर जाऊं, क्योंकि इसमें थोड़ा इजी सा समझाया पर थोड़ा कठिन लैंग्वेज, आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। तो वारंटी में सबसे पहले इसमें कोई, अगर मैं बात करूं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजीशन नहीं होना चाहिए। जो कंडीशन एज टू टाइटल है उसको वारंटी मान सकते हैं। देखो अगर मैं एक एग्जांपल से समझूं, कंडीशन में उसकी टाइटल के बारे में मेंशन कर रखा है तो वारंटी में आएगा ही आएगा। ठीक है ना। कंडीशन टर्म्स दे रखी है, कार को मैंने सेल कर दिया, उसकी टाइटल, उसके सारे प्रोडक्ट के फीचर्स को मैंने डिस्क्लोज कर दिया, सेल हो गया, सेल होने के बाद वो वारंटी में कंसीडर हो सकता है। इसके बाद देखो आप, कोई भी वारंटी है तो किसी भी चीज के, आपके किसी भी चीज की डिफिकल्टी या प्रॉब्लम को फेस नहीं होना चाहिए। तो देखो फ्रीडम फ्रॉम एनकम्बरेंसेस, यानी कि जो सेलर है जब सेल कर रहा है गुड्स, तो इसमें जो थर्ड पार्टी है वो चार्ज करेगा, चार्ज करके बायर क्या कर सकता है, सफर कर सकता है डैमेज, ही कैन रिकवर द सेम फ्रॉम द सेलर। क्लियर है ना बेटा ये चीज? यानी कि अगर मान लो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मैंने मोबाइल को परचेज किया, उसमें स्टार्टिंग में ही वो बेटा ऑन ऑन होने में दिक्कत हो रही थी इसमें, तो वारंटी पीरियड में तो आ नहीं रहा है, तो मैं स्टार्टिंग में उसे क्या कर सकता हूँ, एक्सचेंज कर सकता हूँ लेने के बाद आफ्टर द सेल। इसके बाद देखो वारंटी में अगर जैसे मैं कोई, अगर मैं इसकी बात करूं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की,
तो अगर मैं बात करूँ, 16 एम्पेयर होता है बेटा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो स्टैंडर्ड यूनिट उसे एम्पेयर से डिनोट करते हैं हम। तो एम्पेयर 16 एम्पेयर के जो स्विचेस हैं उसमें हम क्या हाई वोल्टेज, जैसे आपका हीटर हो गया या फिर मोटर हो गया, इसी को ही चला सकते हैं। तो अगर मैंने इस स्विचेस में अगर नॉर्मल प्लग को लगाया कोई कुछ कुछ ज्यादा ही हाई प्लग हाई हाई उसके लगा रखे हैं बेटा, डिवाइसेस को कनेक्ट कर रखा है, तो ये बेसिकली मेरा वारंटी में कंसीडर नहीं होगा। तो जब मैं किसी प्रोडक्ट को सेल करता हूं तो वारंटी में मेंशन किया जाता है कि आपको इतनी इससे ज्यादा इसका यूसेज नहीं करना चाहिए। तो डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस मैटर ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ डेंजरस मैटर ऑफ गुड्स में जो सेलर है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए बायर को कि अगर उसने फेल किया ये सब करने के लिए तो डैमेजेस के लायबल नहीं होगा। इसके बाद देखो क्वालिटी एंड फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड, जो कंडीशन है क्वालिटी एंड फिटनेस का, वो आपका ट्रेड की वारंटी के पर्पस में, वह यूसेज ऑफ ट्रेड, जो कंडीशन का यूसेज ऑफ ट्रेड है वो वारंटी और यूसेज ऑफ ट्रेड से सिमिलर। यहां तक डाउट है बेटा किसी को? ललिता वेद व्यास, सर क्लियर वाल्मीकि है। मिश्रा, क्लियर है। नहीं सर, क्लियर है। यहां तक इजी है बेटा, कठिन नहीं है। इसके बाद देखो एक थोड़ा से कैविटेम्प्टोर का मतलब क्या होता है? लेट द सेलर बाय बीवेयर की लेट द बायर बीवेयर। तो ये क्या कह रहा है? लेट द बायर बीवेयर, यानी कि बायर को जागरूक रहना चाहिए। जैसे हमने कंज्यूमर राइट्स पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, तो ये वही कंज्यूमर राइट्स से रिलेटेड है कैविटेम्प्टोर। ये आपका कंडीशन एंड वारंटीज का टॉपिक है। तो इसमें बेसिकली अगर मैं समझू, जो कैविटेम्प्टोर है वो कहाँ कहाँ अप्लाइड नहीं होता है। ये जो कंडीशंस हमने पढ़ी थी ना, कंडीशनर ट्रेड नेम में हो रहा है, किसी सैंपल में हो रहा है, किसी डिस्क्रिप्शन में हो रहा है, नॉन मार्केटेबिलिटी में हो रहा है, नॉन होलसमनेस में हो रहा है, कोई फिट नहीं है बायर के लिए, कोई सेलर बायर को कर रहा है फ्रॉड से, तो इसमें कैविटेम्प्टोर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है बेटा। अब मैं थोड़ा इसके ऊपर आता हूं, ठीक है, हमने इसको डिस्कस किया, अब थोड़ा इसके ऊपर आते हैं हम। देखो आप, कंडीशन एज टू टाइटल हमने पढ़ लिया, डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ लिया कि डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। इसके बाद देखो सैंपल्स, जो गुड्स डिलीवर हो रहे हैं वो आपका क्वालिटी से चेक होना चाहिए, कंपेयर होना चाहिए प्रोडक्ट से, इसमें कोई ये आपका फ्री होना चाहिए किसी डिफेक्ट से। सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, जो सेलर है सैंपल ऑफ गुड्स को दे रहा है कि उस डिस्क्रिप्शन के लिए दे रहा है, इन सच केस द एम्प्लॉयड कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। क्वालिटी एंड फिटनेस में बेसिकली देखो बेटा, बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा पर्टिकुलर पर्पस और बायर के लिए। बायर अगर चूज करता है गुड्स को नेगली मतलब गलत तरीके से यूज करता है। इसके बाद देखो आप, कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी में क्या कह रहा है? बेसिकली अगर मान लीजिए सेल्फ यूज री से, अगर वो रीजनेबल फिट है पर्पस के लिए तो बेसिकली जनरली यूज कर सकते हैं। अगर इमीडिएट रीसेलेबल हो रहा है मार्केट में तो आपका डिस्क्रिप्शन में आएगा। होलसमनेस में फूड स्टफ आ गया बेटा, फूड स्टफ अदर गुड्स को यूज कर सकते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। तो एज पर दिस कंडीशन गुड्स सोल्ड मस्ट बी फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसके बाद देखो वारंटीज की बात करें तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड वारंटी में बेटा जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, इसमें क्वाइट पोजीशन होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखो फ्री फ्रॉम डिफिकल्टी, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स होना चाहिए जब हम गुड्स को सेल करें, तो वारंटी में बोले नहीं सकते। इसके बाद वारंटी एम्प्लॉयड बाय कस्टम, बेसिकली जो एम्प्लॉयड वारंटी आपके अटैच होते हैं कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड से। बेसिकली क्यों होते हैं? क्योंकि जो पार्टीज एग्रीमेंट में हो रखे हैं ये बेसिकली कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड से। इसके बाद देखो कैविटेम्प्टोर, ये बेसिकली लेट द बायर बीवेयर कहता है, इसमें सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा बैड गुड्स के लिए। तो बेसिकली अगर ये सेलर रिस्पॉन्सिबल का नहीं, कब कब नहीं होता? जब बायर को उसका पर्टिकुलर पर्पस पता है, बायर ने चूज कर रखा है गुड्स को गलत तरीके से, या फिर गुड्स आपका डिफेक्टिव और डिफेक्ट आपका पेटेंट डिफेक्ट विच कैन बी डिस्कवर्ड बाय मेयर इंस्पेक्शन।
ठीक है। अब इसके एक्सेप्शंस कुछ हैं, जैसे कि बायर स्पेसिफाई कर रहा है पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो रिक्वायर्ड होगा सेलर के लिए, बायर रिलाय है सेलर की स्किल जजमेंट पे, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शन, इसमें क्या भी टेम्पटोर अप्लाई नहीं होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सैंपल से हो रहा है, सैंपल दिया है तब भी बायर ने सैंपल के तौर पे लिया है गुड्स, तब इसमें क्या भी टेम्पटोर अप्लाई नहीं होगा। गुड्स आपका डिस्क्रिप्शन से है, इसके बाद गुड्स ब्रॉड सैंपल या फिर डिस्क्रिप्शन दोनों से है तो भी इसमें आपका अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद गुड्स किसी परचेज किया गया किसी ब्रांड नेम से, या फिर सेलर एक्टिवली कंसील कर रहा है कुछ डिफेक्ट के बारे में, ठीक है। जैसे मैंने कोई सामान लिया उसमें एमआरपी मेंशन ही नहीं, तो डिफेक्ट ही तो हो गया। यहां तक क्लियर है बेटा ललिता, वेदव्यास, वाल्मीकि? जी सर। हाँ जी सर। कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा? अब देखो थर्ड यूनिट आती है बेटा आपकी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में क्या कहना चाहता है कि जैसे कि मैंने सेलर के बारे में पढ़ लिया, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेलर के बारे में पढ़ लिया, सेल के बारे में, फिर कंडीशन वारंटीज पढ़ लिया। अब मैं जो ओनरशिप कर रहा हूँ ट्रांसफर और डिलीवरी ऑफ गुड्स कैसे हो सकते हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स वैसे भी हमने पहले पढ़ा था, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। तो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या कहना चाहता है बेटा, ये बेसिकली आपका ट्रांसफर ऑफ, इसमें रिस्क, राइट्स, रिटर्न सब कुछ आ जाता है। इसके बाद देखो रूल की बात करें तो जो सेल है वो स्पेसिफिक गुड्स का होना चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट और सेल है आपका अनकंडीशनल होना चाहिए। इसके बाद जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है वो आपका सर्टेन गुड्स में होना चाहिए, ठीक है। असर्टेनमेंट यानी कैलकुलेशन, हम गुड्स की प्राइस की कैलकुलेशन कर सकते हैं, तब तो आपका इजिली ट्रांसफरेबल रहेगा। अपोर्शनेशन, देखो अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स की बात करें तो अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स में क्या कह रहा है, कैसा प्रोसेस है जिसमें गुड्स को डिलीवर किया जाता है किसके द्वारा बेटा, एक बायोलेटरल एक्ट ऑफ सेलर बाय टू आइडेंटिफाई सेट अपार्ट फ्रॉम द गुड्स, यानी गुड्स को पहले अप्रोप्रिएट किया जाएगा, किसके पास कितना गुड्स चाहिए जाना चाहिए। क्लियर है यहां तक? बोलो बेटा वेद व्यास, ललिता। यस यस सर। सर। सर बट ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये इसके साथ में नोट्स में सेक्शंस नहीं दिए हैं, किस सेक्शंस के अंदर है, क्योंकि 90% जो क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर के या लास्ट टू लास्ट ईयर के, दैट रिलेटेड टू सेक्शंस बनले। अभी बेटा मैं क्लास के एंड में पेपर दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें सेक्शन कम आते हैं बेटा, इसमें वही जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है ना, एजेंसी, एलमेंट, प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी, इंडेमनिटी और गारंटी, उसी में सेक्शन पूछे जाते हैं, इसमें कम पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। ओके ओके सर। इसमें लॉ की टर्म्स पूछी जाती है बेटा। इसके बाद देखो स्पेसिफिक गुड्स आपका डिलीवरेबल स्टेट है सेलर से, तो ओनरशिप बेसिकली अगर डिलीवर हो रहा है तो आपका ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो सकता है। स्पेसिफिक गुड्स आपका डिलीवरेबल स्टेट में जो वेट या मेजर है सेलर से, तो भी आपका डिलीवर हो जाएगा। इसके बाद पार्टी ने डिसाइड कर रखा है ओनरशिप के लिए, तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन केस ऑफ सेल ऑफ अप्रूवल, तो इसमें बायर जब एक्सेप्ट करेगा तभी ट्रांसफर हो सकता है, बायर अडॉप्ट करता है ट्रांजेक्शन को तभी हो सकता है, या फिर बायर ने फेल कर दिया रिटर्न गुड्स को विद इन द फिक्स टाइम पीरियड, ठीक है। इसके बाद देखो रिजर्वेशन ऑफ राइट्स ऑफ डिस्पोजेबल की बात करें तो बेसिकली जो सेलर है उसके पास एक ओनरशिप ऑफ गुड्स को रिटेन करने का पर्पस है, जब उसकी प्राइस पेड है, सम कंडीशन फुलफिल की जा रही है। सेलर के पास एक रिजर्व राइट है डिस्पोजल का, इसमें जो ओनरशिप ऑफ गुड्स है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते बायर को। अब ये जो ओनरशिप है बेटे बायर को तब होगा जब पूरी की पूरी कंडीशन फुलफिल होगी, किसके द्वारा, सेलर के द्वारा, ठीक है यहां तक। इसमें बेसिकली बेटा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की ही बात हो रही है, ठीक है। यस सर। हाँ जी।
इसके बाद देखो रिस्क की बात करें तो बेटा रिस्क एंड ओनरशिप ऑफ गुड्स एक साथ चलेंगे। अगर अदर वर्ड्स में समझें तो गुड्स आपके रिस्क ऑफ पार्टी के हैं, जो ओनरशिप ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। इट मीन्स दैट इन केस ऑफ लॉस ऑफ गुड्स, जो लॉस ऑफ बॉन्ड किससे होगा? पार्टी से, जिसके पास एक प्रॉपर ओनरशिप है गुड्स का। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस है। ये एग्रीमेंट बेसिकली किसके बीच में होना चाहिए? पार्टीज के बीच में। और ये जो गुड्स है आपका रिस्क ऑफ पार्टी इन डिफॉल्ट होना चाहिए, ट्रेड कस्टम से होना चाहिए। इसके बाद देखो एक आपका लैटिन वर्ड आता है नैमो डेट क्वेट नॉन हैबिट। इसका मतलब होता है नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज, यानी कि बायर खुद से बेटर टाइटल नहीं ले सकता जब तक सेलर का नहीं होगा। तो इफ द सेलर ओन टाइटल इज डिफेक्टिव द बायर टाइटल आल्सो बी डिफेक्टिव। क्लियर है बेटे? लैटिन वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, यस क्लियर। पिछली बार आ भी रखा है एग्जाम में। नेमो डेट क्वेट क्वेट नॉन हैबिट, यानी कि नो वन, कोई भी अपने आप को अपने अच्छे से ज्यादा नहीं दिखा सकता जब तक वो खुद क्यों ना चाहे। ठीक है ना? तो वो नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। ये क्या कहना चाहता है? अगर सेलर ने ही कोई डिफेक्ट किया है तो बायर के एंड में भी डिफेक्ट होगा ही होगा। ठीक है ना? इसके बाद देखो बेटा इसके कुछ एक्सेप्शंस कह रही है कि अगर कुछ एक्सेप्शंस होंगे, नॉन ओनर वैलिड ट्रांसफर टाइटल दे सकता है जब कोई मर्केंटाइल एजेंट किसी थर्ड पार्टी से हो रहा है या फिर कोई सेल जॉइंट ऑनर से हो रहा है। तो उसमें अगर एक ऑनर की गलती तो बायर की गलती नहीं मानी जाती, वो आपका वैलिड पोजीशन माना जाता है, वैलिड टाइटल ऑफ गुड्स होगा। इसके बाद देखो एस्टॉपल, जब ऑनर ऑफ गुड्स खुद से कंडक्ट या स्टेटमेंट से जानबूझ के बायर को बिलीव करता है कि सेलर के पास एक अथॉरिटी है सेल करने के लिए। तो बेसिकली इसमें सेलर ने क्या कर रखा है? डिनाई कर दिया है अथॉरिटी टू सेल। ठीक है? और इसके बाद देखो सेल बाय अनपेड सेलर, इसमें भी आपका आता है बेटा पॉइंट। सेल बाय सेलर इन पोजीशन ऑफ गुड्स आफ्टर देयर सेल। इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, इतना खास है नहीं बेटा ये। इसमें अगर यही खैर, इसके बाद देखो आप, हाँ ये था सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड्स। अगर गुड्स पेरिशेबल हैं तो भी आपका, और गुड्स पेरिशेबल नहीं है तो बेसिकली किस में आएंगे बेटा? आपके ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर में। ठीक है? इसके बाद देखो सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली बायर का वैलिड टाइटल कब मिलेगा? जब फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल होंगी। जैसे सर बायर ने, हाँ बोलो बेटा हाँ ललिता। जी, पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं, प्लीज बता दीजिए। बताओ बेटा वेद व्यास, आसान है, खराब गुड्स जिसे कहते हैं। बोलो बेटा वेद व्यास। पेरिशेबल, डिफेक्टिव गुड्स। हाँ डिफेक्टिव, वेरी गुड। ठीक है ना? इसके बाद देखो बेटा अगर बायर ने पोजीशन ऑफ गुड्स किसी कोर्जन एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेटिव से कर रखा है तो ये आपका सेल ऑफ गुड्स होगा अंडर अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। इसके बाद देखो आप सेलर ने ऑब्टेन कर रखा है पोजीशन वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से तो कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल नहीं हो सकता, यानी कि दोनों पार्टी ने, सेलर और बायर ने कैसे कर रखा है? वाइडेबल से। तो बायर इसमें गुड फेथ में होगा। इसके बाद सेल किससे होगा बेटा? प्रोविजन ऑफ, यानी कि सेल किसी ऑफिशियल रिसीवर लिक्विडेटर से हो रखा है। ठीक है? तो भी आपका वो वैलिड टाइटल में आएगा। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में यही चीजें। इसके बाद देखो डिलीवरी में हमने पढ़ा था एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरीज के रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले बायर के पास एक पोजीशन है, वो गुड्स को एक्सेस कर सकता है, डिमांड कर सकता है डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए, गुड्स इन पोजीशन ऑफ थर्ड पर्सन कर सकता है, कैरियर डिलीवरी टू अ कैरियर और वार फिंगर, यानी कि जब गुड्स को सेल किया जा रहा है डिलीवर करने के लिए। सो बेसिकली जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है वो आपका डिलीवरी ऑफ बायर माना जाए।
ठीक है। इसके बाद देखो प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स में क्या कह रहा है, तो अगर स्पेसिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट में तो कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो जहां पे सेल हो रही है, जहां एग्रीमेंट ऑफ सेल है वहां माना जाएगा, या फिर जहां एग्रीमेंट ऑफ सेल है गुड्स नहीं है एक्सिस्टेंस में तो प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर माना जाएगा। ठीक है बेटा ये चीज। यस सर। मनीषा सगुफा क्लियर ये चीज? यस सर। यस सर। Yes, sir. बेटा बोरियत तो नहीं लग रही? हाँ बेटा वेद व्यास ललिता। नो नो सर, नो थोड़ा सर थ्योरेटिकल है लगता है, बट ठीक है वो अब थोड़ा करना देखो है तो करना ही है सर। थोड़ा थ्योरेटिकल तो देखो आएगा, जी ठीक जी। है ना। इसके बाद देखो टाइम फॉर डिलीवरी के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ आना चाहूंगा बेटा, ठीक है ना। एक मिनट। ये टाइम ऑफ डिलीवरी अगर स्पेसिफाइड है तो स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगा, नॉट स्पेसिफाइड है तो बिजनेस आवर या वर्किंग डेज में माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखो अगर बात करें टाइम, ये एक्सपेंसेस फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो एक्सपेंसेस पुटिंग हो रहे हैं गुड्स के, बॉन्ड किससे होंगे, सेलर से। अगर मान लीजिए एक्सपेंसेस ऑफ रिसीविंग गुड्स बॉन्ड है बायर से, तो इसमें सेलर और बायर एग्री होने चाहिए। इसके बाद देखो डेटोटेशन डेटोटेशन ऑफ गुड्स यानी अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड ड्यूरिंग ट्रांजिट। अभी ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, यानी कि अराइवल तक पहुंचा ही नहीं, बीच टाइम पीरियड। ठीक है ना, गुड्स इन ट्रांजिट। अराइवल से डेस्टिनेशन से बीच का जो टाइम पीरियड है उसे ट्रांजिट कहते हैं। तो बेसिकली बायर इसमें क्या करेगा, सारे के सारे लॉस को बियर करेगा। ठीक है ना। इसके बाद देखो डिलीवरी ऑफ गुड्स इंस्टॉलमेंट्स में कब तक होगी, जब तक एक लास्ट इंस्टॉलमेंट फुलफिल नहीं होती। पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स के समझे तो बेटा बेसिकली मेड इन प्रोग्रेस कब होगा, होल डिलीवरी का, जब आपका ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है बायर में। पार्ट डिलीवरी मेड विद द इंटेंशन ऑफ सेपरेटिंग इट फ्रॉम द होल, ये बेसिकली डिलीवरी का पार्ट होल नहीं माना जाता। ठीक है ना। इसमें देखो बेटा अगर रॉन्ग डिलीवरी की बात करें तो शॉर्ट डिलीवरी में अगर एक्सेप्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर किया कर दिया जाएगा, रिजेक्ट है तो बायर क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट और डैमेजेस के लिए अप्लाई करेगा। तो इसमें कुछ केसेस समझा रखे हैं, देखो बेटा शॉर्ट डिलीवरी, एक्सेस और मिक्स डिलीवरी। तो इसको आपको पढ़ना है। अगर शॉर्ट डिलीवरी में रिजेक्ट है तो क्लेम फॉर डैमेजेस भी रहेगा और आपका क्या रहेगा बेटा, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखो आप एक्सेस डिलीवरी में एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट क्वांटिटी ऑर्डर को कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। मिक्स डिलीवरी की बात करें तो एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं गुड्स को। ठीक है। ठीक है बेटा ये चीज, कोई डाउट आए इसमें? यस सर। इसके नो बाद सर। देखो मैं सीधा बेटा अनपेड सेलर पे आ रहा हूं, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है अनपेड सेलर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज्यादा वो अनपेड सेलर से ही बनते हैं। ठीक है ना। तो सेलर आपका अनपेड कब होता है, जब उसको पार्ट ऑफ प्राइस पे नहीं होता। ठीक है ना। इसके बाद उसका जो चेक उसको मिला है, बिल ऑफ एक्सचेंज में मैं चेक लूंगा। ठीक है। वैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में तीन चीजें आती थी, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक आता था। तो मैं इसमें अभी के लिए क्या कंसीडर करूंगा बेटा, चेक कंसीडर करूंगा। यानी कि जो चेक मेरे पास आया वो डिसऑनर हो गया। ठीक है ना, बाउंस हो गया। तो मैं एज अ सेलर क्या हूं, मैं अनपेड हूं, मुझे पैसा प्राप्त नहीं हुआ। तो मेरे पास क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या राइट्स हैं। सबसे पहले गुड्स के खिलाफ क्या क्या है, राइट ऑफ लेन है। राइट ऑफ लेन, लेन का मतलब कोई समझाएगा बेटा? सर जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक जो है सेलर अपने पास ही रखेगा गुड्स को। हाँ, जब्त कर लेना, वेरी गुड इतिहास, जब्त कर लेना। ठीक है ना। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, लेन माने पर्टिकुलर और जनरल लेन। ठीक है ना। जी स्पेसिफिक जी। रिलीफ में पढ़ाया था शायद, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। तो राइट ऑफ लेन क्या कहता है, जब मैंने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा तो मैं गुड्स को जब्त कर लूंगा बेटा। ठीक है ना। इसके बाद राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ट्रांजिट यानी मैंने आपको बता दिया बेटा, अराइवल से लेके डेस्टिनेशन तक
ठीक है ना, डिपार्चर या डिपार्चर से लेके डेस्टिनेशन तक हमने गुड्स को क्या कर लिया, ट्रांजिट रोक लिया, गुड्स को क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक है ना। इसके बाद अगर ट्रांसफर नहीं किए गए तो डिलीवरी को मैं रोक सकता हूं या फिर कोई और अधिकार हो सकता है। ये तो गुड्स के लिए। और बायर के खिलाफ क्या है, मैं रिकवरी कर सकता हूं प्राइस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड यानी कैंसिल कर सकता हूं, या डैमेजेस के लिए सूट कर सकता हूं, सूट फॉर इंटरेस्ट कर सकता हूं। यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। सगुफा क्लियर है बेटा? मनीषा? यस सर, क्लियर। यस सर। यस सर। बेटा आप बच्चों में से कोई एक ऐसा बच्चा तो नहीं है ना जिसकी कोई बैक वैक रह गई हो फर्स्ट ईयर में? है ललिता? सारे क्लियर थे ललिता? सर मेरे सारे क्लियर हैं, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड द एकेडमी कि भाई फर्स्ट डिवीजन मेरी आ गई। थैंक यू सो मच। और वेद व्यास के तो होंगे बेटा क्लियर, कोई चांस ही नहीं है। हाँ क्लियर सर ये लोग तो टॉपर कैटेगरी है, तो इनसे तो अरे ये नहीं क्वेश्चन मैडम, पूछना भी नहीं बनता। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम साइंस वाले हैं तो ऐसा नहीं कि हमारे लिए इजी है। हाँ बट सेल वेल का चूंकि हम ऑफिशियली रोज कर रहे हैं तो ये थोड़ा इजी लग जाता है। बाकी और तो वाल्मीकि मिश्रा? सर अरे कहाँ बात टॉपर कर रहे हो आप? सर वो तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बोल करके टॉप कर गए वाल्मीकि। है वाल्मीकि मिश्रा? वॉइस आ सर मैं नेटवर्क इशू है, कनेक्टिविटी अभी हट गई थी 10 मिनट के लिए, तो हाँ सर मेरा तो सारे क्लियर ही है। ये वेद सर ललिता की बात मत सुनिए, आप कंटिन्यू और सगुफा आपके बेटा? पुलिंग माय लेग। यस सर, मेरे सारे क्लियर। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, आप सेकंड ईयर में भी सारे क्लियर करने बेटा, रहना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए एक एक साल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम फीस पे कर रहे हैं। तो देखो अगर मैं बात करूं अनपेड सेलर के लिए, तो अनपेड सेलर के मैंने अगेंस्ट गुड्स और अगेंस्ट बायर के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके बाद देखो एक मिनट, जो मैं कराना चाहूंगा वो सबसे पहले एक डिफरेंस करवाना चाहूंगा बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंस राइट ऑफ लेन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट के बारे में समझेंगे। राइट ऑफ लेन क्या है, निकलने से पहले मैंने रोक लिया सामान को, ठीक है ना। और स्टॉपेज इन ट्रांजिट यानी निकल चुके, निकलने के बीच के टाइम पीरियड में मैंने उस गुड्स को रोक दिया। तो देखो इसमें बात करूं बेटा, इसमें पोजीशन को रिटेन करा जा सकता है, इसमें रीगेन यानी वापस लिया जाता है। देखो राइट ऑफ लेन में पोजीशन तो है मेरे पास, सेलर के पास पोजीशन तो है, बट स्टॉपेज इन ट्रांजिट में क्या है, वापस से लिया जा सकता है, लेना पड़ेगा, रीगेन यानी लेना पड़ेगा। सेलर क्या रहेगा, पोजीशन में रहेगा, इसमें क्या रहेगा, सेलर के पास पार्शली पोजीशन रहेगी। राइट ऑफ लेन एक्सरसाइज कब होगा, जब बायर आपका सॉल्वेंट है। अब ये नॉट इनसॉल्वेंट यानी नेगेटिव नेगेटिव कह रहे हैं, तो बेटे सॉल्वेंट है, ठीक है ना। इसके बाद राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट आपका एक्सरसाइज कब होगा, जब बायर आपका इनसॉल्वेंट होगा। और इसमें देखो ये पहले राइट ऑफ लेन कब होता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट से पहले। वहीं स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब स्टार्ट होता है, जब राइट ऑफ लेन एंड होता है। क्लियर है ये चीज? यस सर। इसके बाद देखो बेटा, अगर मैं राइट अगेंस्ट की बात करूं तो इसमें वही सारी चीजें हैं, इसको एक बार आप लोग पढ़ लेना बेटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं मैं, इसको मैंने ये लेन और स्टॉपेज इन लेन समझा दिया। अब इसके बाद देखो जो अनपेड सेलर है वो डायरेक्ट क्या कर सकता है, रीसेल कर सकता है। पेरिशेबल नेचर, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के, सड़ने वाले हैं, ठीक है ना, जल्दी सड़ने वाले हैं, स्पॉइल डिफेक्ट स्पॉइल होने वाला है, तो मैं इसको रीसेल कर सकता हूं, क्योंकि मैं अपने पास रखे करूंगा ही क्या, ठीक है ना। इसके बाद अनपेड सेलर क्या कर सकता है, रिजर्व ऑफ राइट रीसेल कर सकता है। अनपेड सेलर एक नोटिस दे सकता है बायर को सेल को रीसेल करने के लिए। बायर पे नहीं कर सकते, अगर प्राइस रीजनेबल टाइम है तो सेलर क्या करेगा, रीसेल कर देगा गुड्स को। अगर नोटिस ऑफ रीसेल गिवन है आपके लॉस में, तो आपका रिकवर हो सकता है, ये रिटेन करा जा सकता है, ठीक है ना।
However, the notice of resale is not given. अगर notice of resale नहीं दे रखा है तो seller इसको रिकवर नहीं कर सकता। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है। इसके बाद देखो फिर वेयर द ओनरशिप हैज नॉट बी ट्रांसफर, तो विद डिलीवरी को होल्ड कर सकते हैं। तो बायर अगर फेल है प्राइस के लिए तो अनपेड सेलर क्या करेगा, रिफ्यूज कर देगा डिलीवर करने के लिए। इसके बाद देखो सेलर यूज कर सकता है, गिफ्ट के तौर पे दोबारा बेच सकता है। फिर बायर के लिए हमने समझ ही लिया बेटा, सबसे पहले रिकवरी प्राइस के लिए, रिकवरी के लिए बात करेगा वो, जो भी डैमेजेस हुए हैं वो क्या करेगा देखो आप, जब बायर आपका पुट्स टू एंड कॉन्ट्रैक्ट में बिफोर द ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो सेलर के पास फॉलोइंग ऑप्शन, सबसे पहले वो इमीडिएट एक्शन नहीं लेगा, वो वेट करेगा डिलीवरी ऑफ गुड्स का, फिर वो इमीडिएटली ट्रीट करेगा, ब्रिंगिंग एक लीगल एक्शन लेगा फॉर द रिकवरी ऑफ डैमेजेस के लिए। ही में आइदर वेट टिल द डेट ऑफ डिलीवरी और द गुड्स अराइव्स। ठीक है ना। इसके बाद देखो स्यूट फॉर डैमेजेस के लिए अप्लाई कर सकता है सेलर, कब, जब बायर के खिलाफ है अनपेड, या फिर इंटरेस्ट के लिए। इसके बाद देखो बेटा, मैं ये 1 मिनट, हाँ ये देख लो बेटा आप, राइट ऑफ सेलर अगेंस्ट द बायर, क्या क्या चीजें, 4 चीजें कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, रिकवरी के लिए अप्लाई, डैमेजेस और इंटरेस्ट के लिए अप्लाई। बायर की बात करेंगे तो डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी कर सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ब्रीच ऑफ वारंटी, ब्रीच ऑफ कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और इंटरेस्ट के लिए सूट कर सकता है। क्लियर है बेटा यहां तक? यस। सर। मनीषा, सगुफा, वाल्मीकि, क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। इसके बाद ऑक्शन सेल क्या होता है बेटा? ऑक्शन सेल कोई समझाएगा, व्हाट इज ऑक्शन सेल? सर जहाँ ओपन में वो बिड किया जाता है, बोली लगाई जाती बिल्कुल है, बोली लगा के जो बिल्कुल, दिया जाता लास्ट हैमर तक जब तक बिड नहीं होता तब तक वो आपका ऑक्शन सेल नहीं माना जाता। ठीक है, लास्ट हैमर के बाद वो ऑक्शन सेल मान दिया जाता है। इसमें प्राइस की बोली दी जाती है, कितना मैं प्राइस पे कर पाऊंगा। सर आईपीएल में जैसे अभी प्लेयर्स का चलता है, ऑक्शन चलता है। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल। ठीक है ना। तो ऑक्शन सेल एक सॉल है जिसमें ऑक्शनरी के एक एजेंट है, सेलर का इनवाइट्स करता है पर्सन को पर्सनल बिड्स के लिए। अब ऑक्शनरी एक्ट क्या करेगा, ड्यूअल कैपेसिटी में, या तो वो नॉक डाउन करेगा बिडर को, या फिर एक्ट एज अ एजेंट ऑफ द बायर करेगा। ठीक है। अब इसके रूल्स क्या क्या है, सबसे पहले गुड्स पुट रहेगा अगर लॉट में तो सोल्ड इन लॉट माना जाता है। बिडर कभी भी एनी टाइम ऑक्शन सेल जैसे उसने बिड किया कंप्लीट मानी जाएगी। सेल नोटिफाइड होती है रिजर्व प्राइस पे, अपसेट प्राइस पे सेलर यूज कर सकता है प्रिटेंडेड बिडिंग का प्राइस को रेज करने के लिए। राइट टू बिड रिजर्व हो सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेलर। ठीक है ना। तो एक बार इसको पढ़ लेना बेटा आप ये सारी चीजें। चलूं मैं आगे? यस सर। तो समरी को एक बार देख लेना बेटा, ये समरी मैंने आपके लिए छोड़ा है, छोटा सा टॉपिक है, बड़ा नहीं है बेटा। ठीक है। ये समरी आप लोग देख लेना बच्चे, ये बच्चे आप सब एक बार ये सारा पढ़ लेना कि सेल ऑफ गुड्स किससे किसके लिए अप्लाई होता है, सेल ऑफ गुड्स इन जनरल के लिए होता है। ठीक है ना। एमसीक्यू कोशिश कर लेना, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है। एमसीक्यू काफी अच्छे हैं इसके, फिर सोल्यूशन भेज दूंगा ना साथ में मैं। इसके बाद देखो एमसीक्यू के बाद आपके, हाँ ये नोट्स थे, ये कुछ शॉर्ट नोट्स थे बेटा सेल ऑफ गुड्स एक्ट के। अगर आपको वो समझ में ना आए, थोड़ा जल्दबाजी हो रहा है, तो आप इससे समझ के जा सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। राइट ऑफ अनपेड सेलर ये पढ़ सकते हो, काफी अच्छे तरीके से इसमें समझाया हुआ है। रिटर्न अगर थ्योरेटिकल एग्जाम होगा तो आप इससे भी लिख सकते हो, कीवर्ड समझ सकते हो। ऑक्शन सेल क्या होता है, कि इनविटेशन टू ऑफर होता है। ठीक है ना, काफी अच्छे से समझा रखा है इसको। कोई डाउट है बेटा वेद व्यास?
नो सर। मैं फिर आगे चलूं बेटा, अब स्टार्ट करूं पार्टनरशिप एक्ट? यस सर। कोई ज्यादा जल्दी तो नहीं करा रहा मैं? अभी तक कोई डाउट है इसमें किसी को? बताओ मनीषा, सगुफा। सर एक बार नहीं रिवीजन सर, कर अभी तो लेंगे, नहीं हो रहा है। एक बार रिवीजन कर लेंगे, अगर डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। हाँ बिल्कुल बेटा, ठीक है। अभी मैं क्लास के एंड में पेपर अभी पूरा पार्टनरशिप एक्ट नहीं कराऊंगा, ठीक है। अब देखो, मैं आपके जो नेक्स्ट क्लास है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वो प्रॉपर्टी लॉ करेंगे, ठीक है, वाल्मीकि मिश्रा। प्रॉपर्टी लॉ यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ, ठीक है। जिसमें ईजमेंट एक्ट आ जाता है, जो 20 साल तक मैंने यूज की प्रॉपर्टी को तो मेरा अधिकार हो गया उसमें। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ पढ़ेंगे बेटा, काफी अच्छा टॉपिक है। तो देखो आप, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, बेसिकली होल ऑफ इंडिया में अप्लाई किया जाता है। अगर मैं कंपनी की रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो वो एमसीए के साइट में होता है, और पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो वो भी एमसीए की साइट में होता है, ठीक है ना। तो इसमें सारे सेक्शन है बेटा, वेद व्यास, ठीक है। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप की जी। बात करें तो बेसिकली मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर हैं वो सारे के सारे परफॉर्म करने के लिए रेडी हैं। क्या? शेयर, प्रॉफिट और लॉस। इसमें लॉस भी आना चाहिए, प्रॉफिट लिखा हुआ, लॉस भी होता है। अगर मैं नॉर्मल आपसे पूछूं बेटा, जैसे हमने पहले अपने स्कूल डेज में पढ़ा है, मैं भी कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, तो जो पार्टनरशिप है उसमें पीएसआर रेशियो होता था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता था। क्या एक्चुअल लाइफ में ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है? तो अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ बच्चों के साथ, तो एक्चुअल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, जो लॉस है वो इक्वली करते हैं सारे पार्टनर, बट जो प्रॉफिट, जो पार्टनर अपना एक काम ला रहा है, काम के सैलरी सबको मिलती है, ठीक है ना, सैलरी डिसाइडेड होती है, बट जो काम ला रहा है उसके काम के हिसाब से उसको शेयर मिलता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो, फर्म एक कलेक्टिव नेम है पार्टनर का, फर्म नेम आपका बिजनेस में आता है। अगर मैं पार्टनरशिप की पढ़ूं तो पार्टनरशिप में 3 पार्टनर आ गए। अब इसे ए बी सी क्या है? पार्टनर है। अब इस ए बी सी लिमिटेड, लिमिटेड एलटीडी वर्ड यूज कर दूं तो वो फर्म नेम हो गया। यानी फर्म नेम क्या हो गया? ए बी सी लिमिटेड हो गया। क्लियर है बेटा ये चीज? यस सर। ठीक है ना। इसके बाद देखो, जैसे पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट यूज द वर्ड लिमिटेड एज द पार्ट ऑफ इट्स नेम। तो हम ये यूज कर, देखो एक बात कहूं बेटा, मैं जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ रहा हूं बच्चे, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। रियल लाइफ में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 एप्लीकेबल होता है, उसके सारे एनुअल रिटर्न्स एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज नहीं है, कोई भी। बस हाँ, कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि पार्टनर क्या होते हैं, कितने तरह के पार्टनर होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट्स में अगर हम समझे तो पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए 2 पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो पर्सन है कॉम्पिटेंट होने चाहिए, किसके लिए? कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए। पार्टी आपकी नेचुरल और आर्टिफिशियल होनी चाहिए। इसके बाद देखो, जो एग्रीमेंट हो रहा है पार्टीज के बीच में, इसमें जो एग्रीमेंट आपका ओरल और राइटिंग में हो सकता है, ये बेसिकली आपका एक्सप्रेस और इम्प्लाइड में हो सकता है। अब इसमें जो एग्रीमेंट है ये प्रॉफिट ऑफ बिजनेस को शेयर करने के लिए होगा। बिजनेस आपका कैरिड होगा, कैरिड ऑन ऑल बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि किसी एक के द्वारा या सबके द्वारा होगा। क्लियर है बेटा ये चीज? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। इसमें पार्टीज में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल, पार्टनर आर्टिफिशियल कैसे हुआ थोड़ा क्लियर करें। आर्टिफिशियल कहने का मतलब है बेटा, देखो आप,
जैसे कि नेचुरल, जैसे ए लिमिटेड, ए जैसे ए हो गया, ये पर्सन का नाम है, बी सी, तो ए Yes. बी सी क्या है, नेचुरल है। अब उन्हीं नाम के आगे अगर हमने क्या जोड़ दिया, लिमिटेड वर्ड जोड़ दिया, तो वो आपका एक आर्टिफिशियल हो गया, ठीक है ना, कंपनी में फॉर्म हो गई, ठीक है। Okay, sir. इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समझें तो जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है बेटा, वो आपके पार्टनर नहीं होते। कोई बुद्धिस्ट फैमिली हो गई, वो पार्टनर नहीं होते। पार्टनरशिप के लिए शेयरिंग और प्रॉफिट एक एविडेंस नहीं है। पार्टनरशिप के लिए प्रॉफिट और लॉस दोनों पार्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो माइनर, सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक माइनर। क्या माइनर पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, मेजर पार्टनर, विद द कंसर्न ऑफ ऑल मेजर partner. He shall be liable for all the sharing profit and losses, but do not actively participate in the management of the partnership. यानी कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टिसिपेट तो कर सकते, शेयरिंग रेशियो में उसका शेयर तो है, बट वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो राइट ऑफ माइनर की बात करें तो राइट टू शेयर प्रॉफिट कर सकता है, प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट कर सकता है, टेक कॉपीज ले सकता है, पर माइनर पर्सनली लायबल नहीं होगा। शेयर ऑफ माइनर इन द फर्म इज लायबल रहेगा, ठीक है ना। बाहर के लिए माइनर लायबल नहीं रहेगा, पर फर्म के लिए लायबल रहेगा। इसके बाद देखो, अगर मेजोरिटी की बात करें तो हम मेजोरिटी कब मानते हैं माइनर की? जब वो आपका 18 साल से ऊपर हो गया, या फिर उसने 6 महीने का एक नोटिस दे रखा है। वो 17 साल 6 महीने का, 6 महीने बचा है, तो 6 महीने, उस 6 विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ में उसने एक नोटिस दे दिया मेजोरिटी का, तो वो क्या कहलाया जाएगा बेटा? मेन पार्टनर में कंसीडर करा जाए, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. इसके बाद देखो, अगर उसने अपने माइनर को बिकम हाँ पार्टनर बनना है, तो फुल फ्लैट पार्टनर हो सकता है नोटिस के बाद। और अगर माइनर इलेक्ट नहीं होता पार्टनर के, तो उसकी जो सारी की सारी एसेट्स लायबिलिटी वो कंटिन्यू रहेगी, किसके लिए? दोस्त फॉर द माइनर टू द डेट ऑन विच ही गिव्स द पब्लिक नोटिस। इसका शेयर लायबल नहीं रहता किसी भी एक्ट ऑफ फर्म के लिए। He shall be entitled to sue the partner for his share of the property. क्लियर है बेटे ये चीज? वेद व्यास, Yes, sir. सगुफा, वाल्मीकि, यहाँ तक क्लियर है बेटा? पार्टनरशिप सब क्लियर है। Yes, sir. थोड़ा सा जी। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये आप घर में भी पढ़ोगे ना तो भी क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। इसमें कोई एडवांस नहीं है। अब देखो, जो मेन चीजें मैं वो करवा रहा हूँ, जैसे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। अभी पार्टनरशिप जैसे प्रोस्पेक्टस होता है कंपनी का, कंपनी के सारे रूल्स रेगुलेशन, डायरेक्टर के नेम, मीटिंग, तो ये सारे प्रोस्पेक्टस में मेंशन होते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में भी सब कुछ मेंशन होते हैं। एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें राइट्स ऑब्लिगेशन पार्टनर की होती है। पार्टनरशिप डीड आपका मैंडेटरी नहीं है, पर एडवाइजेबल रहता है कि पार्टनरशिप डीड आपका राइटिंग में, ईच पार्टनर के पास एक कॉपी रहती है, ठीक है। अब इसके कंटेंट्स क्या क्या है? सबसे पहले फर्म नेम रहेगा, ठीक है, नेम एड्रेस पार्टनर रहेंगे, क्या है पार्टनरशिप का एड्रेस है, डिटेल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कब पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट किया गया था, कितनी ड्यूरेशन है, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, क्या सैलरी है, क्या कमीशन है, क्या रेम्युनरेशन है, क्या राइट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज है, क्या डिटेल है, क्या प्रोविजन है निकालने का, क्या आर्बिट्रेशन क्लॉज है। तो पार्टनरशिप डिटेल क्लियर हुआ बेटा? Clear, sir. जो रजिस्ट्रेशन है पार्टनरशिप डीड की बेटा ऑप्शनल होती है, कंपलसरी नहीं है। इसके बाद देखो, पार्टनरशिप बेसिकली अराइज किससे होता है? एग्रीमेंट से। इसमें पार्टनरशिप बिजनेस को कैरी करने के लिए होता है, इसमें प्रॉफिट और लॉस इन्वॉल्व होते हैं। पार्टनर का एक म्यूचुअल एजेंसी है, पार्टनर जो पर्सन पार्टनरशिप को फॉर्म कर रहे हो आपके पार्टनर होते हैं। आपको ओनरशिप की बात करें तो आपका राइज नहीं होता एग्रीमेंट से, इसमें बिजनेस को कैरी नहीं किया जाता, प्रॉफिट लॉस को इन्वॉल्व नहीं करते, को ओनर के पास म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है, ठीक है।
अब देखो टाइप ऑफ पार्टनर की बात आती है तो टाइप ऑफ पार्टनर में पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनर। अब देखो सबसे पहला आता है एक्टिव पार्टनर। इसका एक वो देखते हैं, डिफरेंस नहीं है क्या बेटा? है नहीं, रुको मैं करा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ पार्टनर को अगर मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, अभी कुछ डिफरेंस वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप फर्म और कंपनी में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म का जो गवर्निंग एक्ट है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। बट कंपनी का क्या है? कंपनीज एक्ट 2013 है। जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट से होता है और यही कंपनी आपका क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन अंडर द कंपनीज एक्ट में होता है। जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसका रजिस्ट्रेशन वॉलेंट्री होगा और कंपनी का क्या होगा? कंपलसरी होगा। इसमें मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न की बात करें तो पार्टनर इटसेल्फ करेगा, ये डायरेक्टर करते हैं, ठीक है। इसमें देखो लायबिलिटी अनलिमिटेड। अब ये लायबिलिटी क्या कहता है? देखो जैसे अगर किसी कंपनी में कोई डेप्थ है तो उस डेप्थ के लिए कंपनी की एक लायबिलिटी लिमिटेड है, कि लिमिटेड यानी कि वो लिमिटेड पे कर सकता है। बट अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, सिंगल पर्सन जो चला रहा है, ठीक है ना, मैनेजमेंट को, तो उसकी लायबिलिटी क्या? अनलिमिटेड है। वो खुद के अपने पर्सनल एसेट्स को भी सेल कर सकता है डेप्थ को पे करने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली इसमें जो लायबिलिटी की बात करें पार्टनरशिप, इसमें बेटा अनलिमिटेड है, इसमें लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप फॉर्म एंटर नहीं हो सकता, ये स्यू कर सकते हैं। यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड नहीं इसमें यूज कर सकते हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है पार्टनरशिप का। बट मैं अगर रियल लाइफ में बात करूं, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ रहे हो बेटा आप सब, ये आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 में आता है, ठीक है। इसके बाद देखो ऑडिट कंपलसरी नहीं है। इसमें ऑडिट क्या होता है? इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स होता है, ठीक है ना। इंस्पेक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें वाउचिंग, वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन आता है किसी ऑडिटर के द्वारा। ये ऑडिटर कौन होते हैं? सीए होते हैं। इसके बाद देखो बेटा मेंबर की बात करें तो बेसिकली 2 से 50 है। ये जो 100 है ना बेटा, इसको काट देना, 50 है, ठीक है। 2 से 50 है। अगर पार्टनरशिप में क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में तो 2 से 50 है, तो 100 पहले था, उसको हटा के 50 कर दिया गया। इसके बाद कंपनी की बात करें तो कंपनी दो तरह की होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है और एक आपकी पब्लिक कंपनी होती है। तो प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं बेटा मेंबर? 2 से 200। और पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं आपके? 7 से नो लिमिटेड। क्लियर है ये चीज? यस सर। बताओ बेटा सगुफा, मनीषा, क्लियर ये चीज? क्लियर है सर। यस सर। इसके बाद देखो बेटा पार्टनरशिप और एलएलपी, ठीक है ना। ये जो पार्टनरशिप है इसमें 2 पर्सन जब बिजनेस को कैरी करने के लिए रेडी होते हैं, प्रॉफिट से शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए ज्वाइन होते हैं, तो ये आपका क्या है? पार्टनरशिप है। वहीं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करें तो एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑपरेशन है जो कंबाइन होता है फीचर ऑफ पार्टनरशिप जो बॉडी कॉर्पोरेट से। अब ये जो पार्टनरशिप है बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आता है और वहीं एलएलपी किस में आता है? आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में आता है। जो पार्टनरशिप है रजिस्ट्रेशन आपका ऑप्शनल है, ये आपका क्या मैंडेटरी है। इसमें पार्टनरशिप डीड है, इसमें एलएलपी एग्रीमेंट आता है। ये अनलिमिटेड है, ये लिमिटेड है बेटा, ठीक है। इसमें मैक्सिमम पार्टनर की बात करें तो इसमें आपका 100 आता है, इसमें नो लिमिट। ये आपका नेम ऑफ फर्म पे हेल्ड नहीं हो सकता बल्कि ये हो सकता है, ठीक है। तो इसमें काफी सारे डिफरेंस है। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप में एक रिलेशन, ये बेटा उसमें आ सकते हैं आपके थ्योरेटिकल जो एग्जाम अभी डिस्कस हो रहा है ना, कि आपका सब्जेक्टिव एग्जाम हो सकता है, तो सब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसे डिफरेंस के क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा रीड कर लेना आप सब बच्चे। मैं तो यही उम्मीद करूं कि एमसीक्यू रहे तो ज्यादा ही सही रहा बच्चों के लिए। तो आते से बच्चे फेल ही रहेंगे बेटा। थर्ड ईयर में तो मुश्किल लग रहा है मुझे कोई जा पाएगा, क्योंकि अभी जो
आएंगे ना जो अभी बुक आएंगे, अभी तो मैंने थोड़ा इजी सा बुक उठाया है पहली क्लास में। अब जो बुक कराऊंगा ना BNSS BS से, वो थोड़े कठिन है, उसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग आपका घूमेगा। तो देखो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर के बीच में रिलेशन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक सिंगल पर्सन है। इसके बाद देखो सारे के सारे पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं मैनेजमेंट के लिए। इसमें कर्ता ऑफ HUF मैनेज करेगा बिजनेस को, पार्टनर प्रॉफिट को शेयर कर सकते हैं एग्रीमेंट के हिसाब से। इसमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग HUF में नहीं होता। प्रॉपर्टीज आपका नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म में होता है, ये एसेंशियल प्रॉपर्टी से लिया जाता है, ठीक है। इसमें सारे के सारे पार्टनर आपके एजेंट होते हैं। इसमें ऐसी एम्प्लॉयड अथॉरिटी होती है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट डेप्थ एंड प्लेस द प्रॉपर्टीज एंड क्रेडिट द फैमिली फॉर द ऑर्डिनरी पर्पस ऑफ फैमिली बिजनेस। ये बेसिकली अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप में बेटा, पहले वही एक एडमिशन होता है, फिर रिटायरमेंट होता है, फिर डेथ होता है। तो डिसोल्यूशन कुछ ऐसे वर्क होता है, बट कर्ता में क्या होता है, डेथ ऑफ कर्ता से डिसोल्यूशन नहीं होती। जो इसका नेक्स्ट माइनर मेंबर होता है वो क्या बन जाता है, कर्ता बन जाता है। कर्ता और को पार्टनर, कर्ता कौन होता था, मेन लीडर होता था। को पार्टनर कौन होते थे, उसके मेंबर्स होते थे। अब अगर मैं बात करूं क्या कर्ता फीमेल हो सकती थी, हाँ हो सकती थी। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 कहता है, ठीक है ना। क्लियर है बेटा यहाँ तक? कोई डाउट है यस सर। ललिता सगुफा? नो सर, इट्स ऑल क्लियर। ठीक है। इसके बाद देखो बेटा मैं थोड़ा सा कराऊं कि छोड़ दूं, कि हिम्मत नहीं है बेटा आप लोगों की? सर अब नेक्स्ट क्लास में प्लीज। हाँ यार ये बात तो सही कह रहा बच्चा। अच्छा बेटा मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा बच्चों से। अगर मैं आप बच्चों की सैटरडे क्लास ले लूं, जो नहीं वो जो छुट्टी थी, क्योंकि 26 रिपब्लिक डे की क्लास डिसाइड हो रही थी, संडे तो मैं लूंगा क्लास, पर वो ऑनलाइन होगी, मैं सेंटर में नहीं आऊंगा, ठीक है। पर सैटरडे मैं सोच रहा हूँ, सैटरडे में अगर 12 से 2 सेम टाइमिंग पे लूं तो ले पाओगे आप बच्चे क्लास? नहीं सर, नहीं ये सर, इवनिंग का वर्किंग रख डे लीजिए, है। इस वर्किंग नहीं डे है सर, ना। पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सर या तो इवनिंग का रख सकते हैं सैटरडे। इवनिंग का हो, डे टाइम का तो नहीं चलेगा। इवनिंग का कितने से कितने बजे? अब देखो नहीं हर तो एक का डिपेंड करता है। 8 बजे के बाद ही। चलो मैं नीतू मैम से बोलता हूँ, एक बार बात करेंगे आप बच्चों से, ठीक है। जी सर मेरा सैटरडे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 26 जनवरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी टाइम पे। So, सर एक मेरा तरफ भी से सेम है। आई मीन सैटरडे संडे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी टाइम पे। मेरा भी 26 सैटरडे ऑफ है ना बेटा, इसी के लिए मैं सोच किया, क्योंकि रिपब्लिक डे में बच्चे लेंगे नहीं ना क्लास, कोई फर्क पड़ने क्योंकि दूर नहीं जाएगा जो फैमिली वाला है। सर सैटरडे मतलब को आफ्टर 4 या 5 किसी भी टाइम पे ले सकते हैं, बट अगर औरों के लिए भी कोई इशू ना हो तो। मेरे लिए आफ्टर 6:30 सर। सर तो मैं सर 8 बजे से पहले क्लास नहीं ले पाऊंगी। कब कब नहीं ले पाओगे सगुफा क्लास? सर सैटरडे को 8 बजे से पहले मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, मेरा वर्किंग है पूरा। और रिपब्लिक डे में फ्री है? हाँ, रिपब्लिक डे में फ्री होगा। चलो ठीक है बेटा, फिर रिपब्लिक डे में देखता हूँ, ठीक है। सर मेरा रिपब्लिक डे में नहीं बन पाएगा यदि टाइमिंग नहीं लेंगे तो। मेरी फ्लाइट है अहमदाबाद के। हाँ हाँ एक काम कर। या फिर पहले हो जाए, 12 पहले 10 से 12 हो जाए। हाँ हाँ बोलो ललिता। हाँ जी, मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स देख लेते हैं, क्योंकि देखो क्लास तो सारी रिकॉर्ड होती है। हाँ अगर मान वही तो लीजिए मैं कह साथ रहा हूँ। में से 5 जने भी अटेंड कर लेते हैं तो 2 जने उसको रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए 6:30 तक की लिमिट है तो ठीक है, 7 बजे से 9 बजे तक की क्लास इजीली हो सकती है, तो सही रहेगा। क्योंकि कोर्स तो करना पड़ेगा, ये लंबा कोर्स भी है, सिलेबस भी है। अब हम लोगों के भी जैसे क्या है, खाली सेकंड सैटरडे ही ऑफ है, तो बट क्योंकि अभी जैसे 2 क्लास में रविंदर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, बट ऐसा हमारी क्यों? क्लासेस हो रही हैं, तो बाकी आप देख लीजिए। तो रविंदर क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे बेटा? नहीं, रविंदर से बात नहीं हुई अभी मेरी, सर बट पहले वाले मे मेरी बी वो बात हुई बिजी थी, होगा। पहले वाले में वो कुछ मीटिंग थी उनकी, उनका ना वर्किंग था वहां, तो भाई मैं वो वर्किंग था, कुछ मीटिंग थी उनकी। अच्छा ठीक है बेटा, देखो आप
ये पिछले साल का पेपर है, जो अभी एलएलबी थर्ड ईयर में बच्चे ना उनका पेपर है, 2024 से 25 लिखा हुआ, ठीक है। इस पेपर मैं क्लास का डिस्कशन करा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो आप बच्चे। संडे तो होगी क्लास, अब देखता हूँ शायद रिपब्लिक डे में ही ले लूँ, और क्या, अगर ज्यादा बच्चे को दिक्कत हो रही हो रिपब्लिक डे में ही ले। और रिपब्लिक डे में बेटा वही ना वो होता है ना, परेड देखते हैं तो आधे बच्चे आएंगे। चलो कोई नहीं, देखो आप, ये सेक्शन है, पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, ये पेपर आप सबके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। इस पेपर को रीड कर लेना बेटा, इसमें मिल गया थोड़े है से सर। सेक्शन पूछे हैं, थोड़े से इजी भी सेक्शन है, ऐसा नहीं, और केस स्टडी ज्यादा पूछी गई है, तो केस स्टडी में भेज दूंगा, सर ये भेज सकते हैं पेपर हमें? भिजवा दूंगा बेटा, ठीक है। लास्ट वीक भेजा है वाल्मीकि मैडम ने मुझे, मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, मेरे पास ठीक है है। वेदव्यास जी, थैंक्स। ठीक है, तो पेपर आसान है बेटा, कहीं कठिन नहीं है। कॉन्टिजेंट ऐसा नहीं है कि जो हमने क्लासेस में पढ़ा है वो नहीं है, जो गारंटी देता है वो श्योरिटी है, सी श्योरिटी है। इंडेमनिटी में कितने होते हैं, 2%, ठीक है। गारंटी में कितने होते हैं, 3%। तो ऐसे क्वेश्चन ये आ सकते हैं, आप बच्चे कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है आपका, प्लेज में पहली कौन है, पौनी होता है। देखो प्लेज दे दिया ना, सिलेबस में था नहीं प्लेज, तभी दे दिया। तो मैं जो करा रहा हूँ बेटा कर लिया करो आप बच्चे, ये मत सोचो कि सर एक्स्ट्रा करा रहे हैं, मैं आपके भले के लिए कराता हूँ। मेरी तरफ से बेटा सब पूरा सपोर्ट रहेगा बच्चों को। देखो स्टार्टिंग के तो कुछ यहाँ सेल ऑफ में कितने हैं, इस पेपर को थोड़ा सॉल्व कर लेना प्रिंट आउट निकाल के, ठीक है, एक एक्चुअली आइडिया इसको लग जाएगा। डिवाइड किया हुआ है। 50 नंबर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट वाले पार्ट से है, 25 नंबर का जो है पार्टनरशिप एक्ट में है, और 25 नंबर कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स से है। हाँ हाँ हाँ, 3 पार्ट में ठीक है। डिवाइड किया इसको। तो ये पेपर को एक बार देख लेना आप बच्चे सब, ठीक है बेटा। फिर आज के लिए इतना रखे हम क्लास। ओके सर। ठीक है जो सर। नेक्स्ट क्लास है बेटा उसका टाइमिंग आपको, संडे तो होगी क्लास, उसके अलावा अगर सैटरडे या रिपब्लिक डे में क्लास होती है तो आपको टाइमिंग पहुंच जाएगी, ठीक ओके है। सर। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक ओके, है थैंक बेटा, यू सर। जा सकते हो बेटा आप सब।